अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जौन सा है नंबर 48 से शुरू करना है, ठीक है। पॉइंट नंबर 48 के अंदर ना हमारे पास आ रहा है पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन फॉर मोर देन 30 मिनट्स। ईसीजी शोज चेंजेस इन V1 to V4. It denotes interior wall MI, even though it should be interoceptal, but in CPSP की आपको उसने दिया हुआ है इंटीरियर वॉल MI। ठीक है, तो अब हमारे पास ना बेसिकली एरियाज़ आ रहे हैं। एरियाज़ के साथ साथ आपके पास ईसीजी की लीड्स की प्रेजेंटेशन आ रही है और कौन सी आर्टरी इफेक्ट हो रही है वो आ रहा है। ठीक है, अब आपके पास जो सेप्टल एरिया होता है ना, सेप्टल एरिया बेसिकली आपके पास हार्ट का कौन सा होता है, जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान में होता है। ठीक है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स के दरमियान में हमारे पास सेप्टल एरिया आ जाता है। वो ईसीजी में आपके पास डिनोट होता है V1 और V2 से। ठीक है, आर्टरीज में आपके पास कौन सी आ जाती है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आ जाती है। अब जो हार्ट की ब्लड सप्लाई है उसके अंदर हमारे पास एक लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है, एक राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। जो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी होती है वो बेसिकली दो में डिवाइड कर जाती है। एक होता है आपके पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग, दूसरे आपके पास आ जाती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। तो जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग है ना, उसने दरमियान में जाना है हार्ट की इंटीरियर सर्फेस में, बिटवीन द टू वेंट्रिकल जो आपके पास सेप्टम होता है उसके क्रॉस लाई कर रही होती है। तो अगर आपके पास सेप्टल एरिया इन्वॉल्व है तो हमारे पास आर्टरी कौन सी इफेक्टेड होगी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में थ्रोम्बोसिस होगा, वो वाली इफेक्ट होगी। और ईसीजी के जो आपके पास प्रेजेंटेशन होगी वो आपके पास क्या होगी, V1 और V2 में आपको चेंजेस नजर आएंगे। अगर आपके पास इंटीरियर एरिया इन्वॉल्व होता है, ठीक है, आगे वाली सरफेस इन्वॉल्व होती है हार्ट की, तो उसमें आपके पास जो ईसीजी में आपको प्रेजेंटेशन नजर आएगी वो V3 और V4 में आपको चेंजेस नजर आएंगे। अगेन उसमें आर्टरी लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग की होती है। फिर हमारे पास लैटरल लीड्स आ जाती हैं। जो आपके पास लैटरल सरफेस है ना हार्ट की, उसकी ईसीजी पे कहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रही होती है, लीड 1 में, AVL में, V5 में और V6 में। ठीक है, ये आपके पास जौन सा है लैटरल लीड्स की रिप्रेजेंटेशन होती है ऑन द ईसीजी। और आर्टरीज में आपके पास कौन सी थ्रोम्बोज जो होगी, आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग ना अब शुरू करने लगे। ठीक है, हमारे पास पॉइंट नंबर है 48। तो 48 पॉइंट नंबर में आपके पास आ रहा है कि पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ चेस्ट पेन फॉर मोर देन 30 मिनट्स, ईसीजी शोज चेंजेस इन V1 to V4, इट डिनोट्स इंटीरियर वॉल MI। ठीक है, तो अपना हम एरिया देख लेते हैं। एरिया कौन सा इफेक्टेड होता है, उसके साथ ईसीजी में क्या रिप्रेजेंटेशन होती है और आर्टरी कौन सी इफेक्टेड होती है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास सेप्टल एरिया आ जाता है। जो हमारे पास सेप्टल एरिया है वो कहाँ पे होगा, बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट हार्ट। ठीक है, राइट और लेफ्ट हार्ट के दरमियान में आपके पास क्या होता है, सेप्टल एरिया होता है। और सेप्टल एरिया में जो ईसीजी में रिप्रेजेंट हो रहा होता है वो V1 और V2 से हो रहा होता है। ठीक है, इसमें आपके पास आर्टरी कौन सी आती है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आ जाती है। अब जो हार्ट होता है, हार्ट को आपके पास ब्लड सप्लाई कहाँ से आ रही होती है, राइट और लेफ्ट कॉर्नर से। अब जो आपके पास लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी है ना, वो फर्दर डिवाइड होती है इनटू लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग और लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स। जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है उसने कहाँ पे सप्लाई करना होता है, उसने लैटरल साइड ऑफ हार्ट को सप्लाई करना होता है। जबकि आपके पास जो इंटीरियर डिसेंडिंग होती है वो सेप्टम को और इंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है। तो अगर आपके पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हो जाएगा तो आपके पास ईसीजी के चेंजेस कहाँ पे आएंगे, अगर वो सेप्टल एरिया के अंदर इन्वॉल्व है ना, तो आपके पास V1 और V2 में चेंजेस आएंगे ईसीजी में। अगर आपके पास इंटीरियर एरिया इन्वॉल्व है, यानी कि पूरा आगे वाला हार्ट की सरफेस इन्वॉल्व है, तो उसमें आपके पास V3 और V4 अंदर ईसीजी में चेंजेस आएंगे। और आर्टरी जो आपके पास अफेक्टेड होगी ना, वो आपके पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होगी। फिर हमारे पास लैटरल लीड्स आ जाती हैं। जो लैटरल लीड्स है ना, उसमें आपके पास लीड 1, AVL, V5 और V6। ठीक है, ये आपके पास जो है ना ईसीजी में इनकी चेंजेस आएंगे। और जो आर्टरी इन्वॉल्व होगी, क्योंकि लैटरल लीड्स हैं तो लैटरल सरफेस ऑफ हार्ट को क्या सप्लाई करती है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स सप्लाई करती है। फिर आपके पास इंफीरियर लीड्स आ जाती हैं। जो इंफीरियर लीड्स है उनकी ईसीजी पे रिप्रेजेंटेशन कहाँ पे होती है, वो आपके पास लीड 2 में होती है, लीड 3 में होती है और AVF में होती है। ठीक है, तो और इंफीरियर सरफेस ऑफ हार्ट को आर्टरी कौन सी सप्लाई कर रही होती है, वो आपके पास राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है, जहाँ जिसका थ्रोम्बोसिस होगा। ठीक है, तो ये ना हार्ट की रिस्पेक्टिवली आपके पास ब्लड सप्लाई आ जाती है। अगर इसमें से कोई भी आर्टरी थ्रोम्बोज होती है ना, तो आपका वो वाला हार्ट का एरिया जौन सा है ना, वहाँ पे चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं MI के। ठीक है, और उसके एसोसिएटेड जो आपके पास ईसीजी का पोर्शन होता है ना, वो आपके पास फिर इसमें नजर आएगा। ठीक है, अब
आपकी जो हार्ट होता है ना, हार्ट के अंदर आपके पास दो तरह की लीड्स होती हैं। एक आपके पास जौन सी है वो लिम्ब लीड्स होती हैं, दूसरी आपके पास क्या होती हैं, चेस्ट लीड्स होती हैं। ठीक है, अब जो आपके पास लिम्ब लीड्स होती हैं ना, उसमें आपके पास कौन सी आ जाती है, लीड 1, 2 और 3। ठीक है, जबकि आपके पास और उसके अलावा आपके पास आ जाती हैं AVR, AVL और AVF। ठीक है, ये आपके पास आ जाती है लिम्ब लीड्स। जबकि आपके पास जो चेस्ट लीड्स है ना, चेस्ट लीड्स में आपके पास कौन सी आ जाएंगी, V1 से लेकर V6 तक जौन से ना वो हमारे पास चेस्ट लीड्स होती हैं। अब आपको क्या देखो, लैटरल लीड्स हैं, तो जो आपके पास AVL होता है और AVR होता है ना, AVL आपके पास लेफ्ट आर्म के ऊपर अटैच होता है क्योंकि ये लिम्ब लीड्स है, और AVR जौन सा है वो आपके पास कहाँ पे अटैच होगा, AVR आपके पास राइट अपर लिम्ब पे अटैच होता है, जबकि जो AVF है वो आपके पास लेफ्ट फुट के ऊपर अटैच होता है। ठीक है, और उसके अलावा फिर आपके पास 1, 2, 3 आ जाती हैं, ये भी आपके पास लिम्ब लीड्स होती हैं। और फिर देखो, अब उसने लैटरल लीड्स बताया हुआ है, तो L से लैटरल है, L से आपके पास AVL है। ठीक है, उसके अलावा आपके पास जो लीड 1 है वो भी आपके पास लैटरली होती है, और जो V5 और V6 है जो कि आपके पास चेस्ट लीड्स हैं, ये भी आपके पास लैटरली होती हैं। ठीक है, तो ये सारी जब अफेक्टेड होंगी ना, तो आपके पास जौन सा है ना वो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी का थ्रोम्बोसिस हुआ होगा। और जो आपके पास इंफीरियर लीड्स हैं, उसने याद करने का तरीका ये बताया हुआ है कि इंफीरियर में आपके पास F आता है, और साथ में आपके पास AVF जौन सा है ना वो लीड इफेक्टेड होती है, साथ में लीड 2 और 3 इफेक्टेड होती हैं। ठीक है, और इसमें आर्टरी कौन सी हमारे पास थ्रोम्बोज होगी, राइट कॉर्नरी आर्टरी। अब हम MCQ देख लेते हैं। ECG shows changes in lead 2, 3 and AVF। डायग्नोसिस क्या होगा, 2, 3 AVF के अंदर हमारे पास इंफीरियर वॉल MI आ जाता है, क्योंकि इंफीरियर लीड्स आपके पास जौन सी है वो इफेक्टेड है, और जो आर्टरी थ्रोम्बोज्ड है वो हमारे पास कौन सी आ जाएगी, राइट कॉर्नरी आर्टरी आ जाएगी। राइट हेमिकोलेक्टमी में पेशेंट 5 mm ST elevation in lead 2 which artery involved, तो आपके पास वो राइट कॉर्नरी आर्टरी आ रही है। ठीक है, अच्छा मुझे कोई बता सकता है कि कितनी ST एलिवेशन होती है जो आपके पास सिग्निफिकेंट होती है विच इंडिकेट्स एन MI, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? अच्छा, हमारे पास कितनी एलिवेशन ST एलिवेशन होती है तो वो सिग्निफिकेंट होती है? अगर ग्रेटर देन 2 मिलीमीटर्स हो ना, तो वो आपके पास जो ST एलिवेशन है तब आपके पास सिग्निफिकेंट होती है। और आपके पास जो MI होता है वो आपके पास दो तरीके से होता है ना, एक ST एलिवेशन MI होता है जिससे हम स्टेमी कहते हैं, और दूसरा आपके पास नॉन ST एलिवेशन MI होता है। ठीक है, तो ये आपके पास दो तरह के MI होते हैं, और फिर दोनों MIs की ना ट्रीटमेंट भी फ़र्क होती है। फिर अगला हमारे पास आ जाता है कि patient presents to ER with crushing chest pain for the last 1 hour on ECG. There is ST elevation in lead 2-3 AVF. तो 2-3 AVF के अंदर आपके पास आर्टरी कौन सी आ रही है, राइट कॉर्नरी आर्टरी आ रही है, और इंफीरियर वॉल MI आ रहा है। ST सेगमेंट एलिवेशन इन लीड टू विच आर्टरी अफेक्टेड, तो आपके पास वो राइट मेन कॉर्नरी होगी। A man presented to ER with ST depressions in 2, 3 and AVF and was advised angiography. The most likely culprit is, तो आप यहाँ पे देख लो कि ST डिप्रेशन है। ठीक है, तो ये नॉन स्टेमी का केस है, नॉन स्टेमी का केस है, साथ में उसने आपके पास लीड्स बताई हुई कौन कौन सी इफेक्टेड है, 2, 3 और AVF। ठीक है, साथ में उसने एंजियोग्राफी की है। एंजियोग्राफी अब एक प्रोसीजर होता है जिसके अंदर आप डायन चेक करते हो, जो आर्टरी थ्रोम्बोस होती है ना वो आप पिक करते हो कि आपके पास कौन सी आर्टरी है जहाँ पे मसला आ रहा है। तो आपके पास अगर 2, 3 AVF के अंदर डिप्रेशन आ रही है, तो आपके पास आर्टरी कौन सी होगी, राइट कॉर्नरी आर्टरी होगी जो इन्फेक्टेड होगी। फिर आपके पास आ जाता है इन इंफीरियर वॉल MI विद आर्टरी इज लाइकली टू बी ब्लॉक्ड, तो राइट मार्जिनल आ जाती है। राइट मार्जिनल इज बेसिकली अ ब्रांच ऑफ द राइट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, तो इसलिए उसने राइट मार्जिनल कहा हुआ है। आर्टरी इन्वॉल्व इन इंफीरियर वॉल MI, तो आपके पास वो राइट मार्जिनल आ रही है। फिर पेशेंट हैविंग ST एलिवेशन इन लीड 2 एंड कंप्लीट हार्ट ब्लॉक वेसल इन्वॉल्व, तो 2, 3 और AVF हमने पढ़ा था कि वो राइट कॉर्नरी आर्टरी में आ जाते हैं। साइनस आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी। अब जो आपके पास साइनस होता है हार्ट का, वो बता सकते हैं कोई कि कहाँ होता है, किसी को पता है? साइनस कहाँ पे होता है हार्ट का?
जी बिल्कुल। फिर हमारे पास ना आ जाता है कि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग। फिर हमारे पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग में हमारे पास आ जाता है कि लीड V4 ST एलिवेशन बीइंग प्रॉब्लम इन विच आर्टरी। तो अगर आपके पास लीड V4 अंदर ST एलिवेशन है तो आपके पास किस आर्टरी में मसला है, तो वो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आ जाती है। ठीक है, V3 और V4 आपके पास कहाँ पे आ रही थी? V3 और V4 आपके पास इंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट को दिखाती हैं। ठीक है, ईसीजी का आप बेसिकली ऐसे समझ सकते हो कि कैमराज होते हैं जो आपके पास हार्ट के ऊपर फिट हुए होते हैं। ठीक है, जो कि हार्ट की अलग अलग सर्फेसेस आपके पास दिखा रहे होते हैं। ठीक है, तो उससे आपको पता चलता है कि कौन सी आर्टरी उस एरिया को सप्लाई करती है, और उससे फिर हमें अंदाज़ा हो सकता है कि उस आर्टरी की ब्लॉकेज हुई हुई है। ठीक है, तो अगर आपके पास लीड V4 के अंदर ST एलिवेशन है तो आपके पास कौन सी आर्टरी होगी? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होगी। फिर ECG चेंजेस इन लीड V4 इंडिकेट इन्वॉल्वमेंट ऑफ विच वेसल। तो V3 V4 हमारे पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग के लिए आ रहा था। इंफार्क्शन ऑफ एपेक्स ऑफ हार्ट वेसल थ्रोम्बोज विल बी। तो एपेक्स ऑफ हार्ट के लिए आपके पास क्या आ जाएगी? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आ जाएगी। फिर लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी आ जाती है। दिस सर्कमफ्लेक्स लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो आपके पास जो सर्कमफ्लेक्स आर्ट होती है ये लैटरल साइड ऑफ लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई कर रही होती है। ठीक है, इन्फार्क्ट इन द लोअर सेगमेंट ऑफ हार्ट, तो वो आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आ जाएगा। द राइट बंडल ब्रांच सप्लाइड बाय लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, तो आपके पास जो राइट बंडल ब्रांच होती है उससे आपके पास लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी सप्लाई करती है। अच्छा, अगर आपको कोई चीज़ इसमें से नहीं समझ आ रही ना, तो आप लोग जो सा है चैट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन कर सकते हो, और साथ में अगर आपको फर्दर कुछ समझना हुआ तो इस क्लास के बाद ना हम लोग 10 मिनट का जूम सेशन भी लेंगे, और उस जूम सेशन के अंदर जो जो चीज़ें नहीं समझ आ रही होगी ना आप लोग नोट करते जाओ, और वो फिर हम उस चीज़ को क्लियर कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, फिर हमारे पास आ रही है कि ब्लड सप्लाई ऑफ हार्ट बाय टू कॉरोनरी आर्टरीज। ठीक है, दो आपके पास कॉरोनरी आर्टरीज आ जाती हैं जिसमें वो आपके पास लेफ्ट राइट कॉरोनरी होगी। उसके अलावा आपके पास ऑरिक्यूलर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टल आर्टरीज होती हैं जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। रिगार्डिंग लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी, तो लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरी जो सा है ना वो ब्रांच देती है जिसे हम लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कहते हैं, दैट रन्स इन द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। फिर पेशेंट developed retrosternal crushing pain for 2 to 3 hours. On ECG there was ST elevation in the anterior leads. ECG कार्डिक एंजाइम्स वर नॉर्मल। तो आपके पास अक्यूट MI का केस है, क्योंकि आपके पास जो कार्डिक एंजाइम्स हैं उन्हें आपके पास इंक्रीज होने में थोड़ा टाइम लगता है। वो अमूमन 4 आवर्स के बाद जाके राइज होना शुरू होते हैं। ठीक है, और उससे पहले अगर आपको ST एलिवेशन नज़र आ रही है तो इसका मतलब है कि ये अक्यूट MI है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है इंफार्क्शन इन्वॉल्विंग पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो पोस्टीरियर 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम आपके पास कौन सी आर्टरी सप्लाई करती है? राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। ठीक है, अब आपके पास जो हार्ट है ना वो दो आर्टरी से मेनली सप्लाइड है, राइट और लेफ्ट। जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है ना उसने आपके पास राइट एट्रियम से अराइज करना है। राइट एट्रियम से अराइज करके ना वो पीछे वाली साइड पे जाती है, और पीछे जाके वो पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी बनाती है। ठीक है, जो पीछे आपके पास सेप्टम होता है, वेंट्रिकल्स के दरमियान में जगह होती है, वहाँ पे आपके पास जो आर्टरी सप्लाई कर रही होती है वो आपके पास राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। और जो आगे की साइड पे आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है जो वहाँ पे सप्लाई कर रही होती है वो आपके पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होती है। ठीक है, अच्छा, फिर अगला आपके पास आ जाता है लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, इंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, और जो इंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल। तो जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग है उसने आपके पास कहाँ पे सप्लाई करना है? इंटीरियर 2/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो सेप्टम के दरमियान में आपके पास जगह है ना उसके इंटीरियर 2/3 में आपके पास सप्लाई करना है, और इंटीरियर सरफेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल को सप्लाई करना है। जबकि जो पोस्टीरियर 1/3 है ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, वहाँ पे आपका जो आर्टरी सप्लाई करेगी वो आपके पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी होगी। और पोस्टीरियर डिसेंडिंग की ब्रांच होती है, कोई बता सकता है? कमेंट ये चैट बॉक्स में कोई बता सकता है पोस्टीरियर डिसेंडिंग किसकी ब्रांच होती है? राइट कॉर्नरी आर्टरी, बिल्कुल ठीक है, वो आपके पास जॉन सा है ना पोस्टीरियर 1/3 को सप्लाई करेगी।
फिर आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कॉर्नरी आर्टरी आ जाती है। जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स कॉर्नरी आर्टरी है उसका हमने क्या पढ़ा था कि वो लैटरल एंड पोस्टीरियर वॉल ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल्स को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती है एसए नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ ब्लड सप्लाई। अब जो भी आपके पास पोटेंशियल पेस मेकर्स होते हैं ना, इनकी आपके पास जो मेन आर्टरी होती है जो सप्लाई कर रही होती है वो राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। एसए नोड में भी आपके पास 60% पेशेंट्स में राइट कॉर्नरी आर्टरी होगी, 40% में लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स होगी। एवी नोड के अंदर 90% पेशेंट्स के अंदर आपके पास राइट कॉर्नरी आ जाती है और 10% में आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आ जाती है। और बंडल ऑफ हिस के अंदर भी आपके पास जो मेन सप्लाई होती है ना वो राइट कॉर्नरी आर्टरी से ही होती है, सिवाय आपके पास माइनर कंट्रीब्यूशन आ रही होती है फ्रॉम सेप्टल परफोरेटर्स ऑफ द लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग। फिर आपके पास वो डिफरेंस बता रहे हैं, पोस्टीरियर 1/3 ऑफ इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इज सप्लाइड बाय पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी ब्रांच ऑफ द राइट कॉर्नरी आर्टरी, जबकि जो रिमेनिंग इंटीरियर 2/3 होता है ना इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का, दैट इज सप्लाइड बाय द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ द लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग। अब एमसीक्यूज हम देख लेते हैं। जो पोस्टीरियर 1/3 इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर डिसेंडिंग आर्टरी या पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एक ही चीज़ है, उससे सप्लाई होता है। सप्लाई ऑफ एवी सेप्टम इज फ्रॉम anterior interventricular artery. The blood supply of interventricular septum is by anterior interventricular artery, ठीक है, वही वाली बात आ गई। posterior interventricular septum आपके पास इसमें क्या होता है, मिडल कार्डियक वेन होती है। जो आपके पास posterior interventricular septum होता है उसमें आपके पास मिडल कार्डियक वेन होगी। तो जो मिडल कार्डियक वेन है वो किस आर्टरी को अकम्पनी कर रही होती है, कोई चैट बॉक्स में बता सकता है? राइट कॉर्नरी आर्टरी को, बिल्कुल ठीक है। तो जो मिडल कार्डियक वेन होगी वो आपके पास राइट कॉर्नरी आर्टरी को अकम्पनी कर रही होगी। फिर हमारे पास आ जाता है इंफार्क्शन इन्वॉल्विंग पोस्टीरियर 1/3 ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो आर्टरी इन्वॉल्व होती है हमारे पास राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। ट्रू रिगार्डिंग लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इज, तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी के मुतालिक आपके पास क्या चीज़ सच है कि गिव्स ब्रांचेस दैट रन्स इनटू द इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव। तो इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर आपके पास कौन सी आर्टरी होगी जो लेफ्ट कॉर्नरी की ब्रांच है, कोई बता सकते हैं? इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर आर्टरी कौन सी होगी? चैट बॉक्स में कोई बता सकता है? बिल्कुल लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होगी, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि a patient died following severe chest pain. On autopsy, a thrombus was found in the left coronary artery. This artery commonly gives circumflex artery which runs in interventricular groove. ठीक है, तो आपके पास लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी का थ्रोम्बस है, तो लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी जो सी है ना वो आपके पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी देती है जो इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर रन करती है। फिर हमारे पास एपेक्स ऑफ हार्ट आ जाता है। तो जो एपेक्स है ना वो आपके पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग से सप्लाई होता है। एपेक्स ऑफ हार्ट इज सप्लाइड बाय एंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी। तो ये जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग है और इंटीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी है ये एक ही चीज़ है, ठीक है। इफ आस्क्ड व्हिच आर्टरी मार्जिनल ब्रांच सप्लाइज द एपेक्स ऑफ द हार्ट, तो अगर आपसे वो ये पूछ ले कि कौन सी आर्टरी की मार्जिनल ब्रांच होती है जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती है, तो आपके पास राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है। लेट मी सी, अगर मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ ना मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ। आप ये देखें कि ये जो आपके पास एपेक्स है ना, एपेक्स की जो मेन सप्लाई होगी वो किसकी होगी, वो आपके पास लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी से होगी व्हिच इज अ ब्रांच ऑफ द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। और जो आपके पास इसकी तरफ जा रही है वो राइट मार्जिनल आर्टरी भी जा रही है, और राइट मार्जिनल आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ द राइट कॉर्नरी आर्टरी। लेकिन अगर आपके पास दोनों ऑप्शंस में आ जाएंगे तो हमने लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग को चूज करना है, ठीक है। अच्छा जी, फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है
सरफेस ऑफ हार्ट सप्लाई, सरफेसेस हार्ट सप्लाई की क्या होती है? इफ सर्कमफ्लेक्स ब्रांच ऑफ लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी इज ब्लॉक्ड विच एरिया विल बी इफेक्टेड? तो अगर आपके पास सर्कमफ्लेक्स आर्टरी जौन सी है वो ब्लॉक हो रही है, तो कोई बता सकता है कि जो लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है उसकी ब्लड सप्लाई कहाँ पे होती है? लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी कहाँ पे सप्लाई कर रही होती है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? हाँ बिल्कुल, लैटरल एरिया ऑफ एंटीरियर, वो लैटरल एरिया ऑफ एट्रिया और वेंट्रिकल्स, साथ में उसका पोस्टीरियर पार्ट भी, ठीक है। लैटरल और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ एट्रिया और वेंट्रिकल्स को आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है। फिर आपके पास आ जाता है इनफार्क्ट ऑन द पोस्टीरियर लैटरल सरफेस ऑफ हार्ट, विच आर्टरी इज इन्वॉल्व? तो आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आएगी। ब्लड सप्लाई ऑफ पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट इज बाय राइट कॉर्नरी आर्टरी। तो मैंने आपको बताया था कि जब राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है वो राइट एट्रियम से निकलती है और फिर पीछे की तरफ चली जाती है और पोस्टीरियर सरफेस ऑफ हार्ट को सप्लाई करती है, और जो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव होता है ना उसके अंदर लाई कर रही होती है, और पोस्टीरियर 1/3 ऑफ जो आपके पास इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम होता है वहां पे सप्लाई कर रही होती है, ठीक है। तो इसलिए आपके पास जो पोस्टीरियर सरफेस है हार्ट की वो आपके पास कैसे सप्लाई होगी? राइट कॉर्नरी आर्टरी से। तो फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, तो लेफ्ट एट्रियम इज सप्लाइड बाय, तो लेफ्ट एट्रियम है वो आपके पास लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स से सप्लाई होता है। लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी ब्लॉक्स एरिया इफेक्टेड, तो आपके पास वो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल होगा। फिर एसए नोड, एबी नोड और बंडल ऑफ हिस आ जाता है। अच्छा बच्चों, कोई मुझे बता सकता है कि एसए नोड जौन सा है वो कितने % ऑफ पेशेंट्स में राइट कॉर्नरी आर्टरी से सप्लाई होता है? कोई बता सकता है? जो एसए नोड है वो कितने % लोगों में राइट कॉर्नरी आर्टरी से सप्लाई होगा? बिल्कुल 60% में। और जो 40% है ये आपके पास लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी से सप्लाई होता है। ये परसेंटेजेस भी ना अमूमन पेपर में आ जाती हैं, ठीक है। तो 60% of SA node is supplied by right coronary artery, AB node is supplied mainly by right coronary artery. फिर आपके पास आ जाता है if right coronary artery gets blocked after giving right marginal artery, which portion of the heart will be affected? तो अगर आपके पास राइट कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक हो रही है आफ्टर इट्स गिविंग ऑफ द राइट मार्जिनल आर्टरी, तो आपके पास कौन सा जो पोर्शन है हार्ट का वो इफेक्ट हो रहा है? तो आपके पास एबी नोड हो रहा है। चलो इसकी भी हम ना एक पिक्चर देख लेते हैं, एक सेकंड में स्क्रीन शेयर करता हूँ। अच्छा, अब उसने ये बोला हुआ है कि अगर आपके पास राइट कॉर्नरी आर्टरी ब्लॉक होती है आफ्टर इट्स गिविंग ऑफ राइट मार्जिनल आर्टरी, ठीक है। बेसिकली आपके पास क्या हो रहा होता है कि ये वाली डायग्राम ना बेहतर है कि आपके पास जो एवी नोड की सप्लाई है ना, एवी नोड की सप्लाई आप पीछे की तरफ देख सकते हो कि जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है ये जब नीचे जा रही है तो ये मार्जिनल ब्रांच दे रही है, ठीक है। मार्जिनल ब्रांच देने के बाद ना ये पीछे वाली सरफेस पे चली जाएगी, पोस्टीरियर सरफेस पे चली जाती है जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है, और जब पोस्टीरियर सरफेस पे जाती है ना तब वो फिर ए नोड को सप्लाई करती है, ठीक है। तो अगर वो आपके पास मार्जिनल आर्टरी देने के बाद ब्लॉकेज हो रही है तो जो पीछे की साइड पे उसने जाके एवी सप्लाई करना है ना वो आपके पास मसला हो जाएगा, इस वजह से एवी नोड की ब्लॉकेज हो जाएगी, ठीक है। ये वाली बात समझ आ गई? ये बात सबको समझ आ गई? अब स्क्रीन शेयर हो रही है? अच्छा अभी स्क्रीन आ रही है। अच्छा अब मैं ये बता देता हूँ फिर से कि अच्छा देखो, अब जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है ना, हाँ जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है ना इसने आपके पास एक ब्रांच देनी है विच इज़ द मार्जिनल आर्टरी। अब जो मार्जिनल आर्टरी है ना वो आपके पास कहाँ पे जाएगी? एपेक्स की तरफ, ठीक है।
एपेक्स की तरफ आपके पास राइट मार्जिनल आर्टरी जा रही है, विच इज अ ब्रांच ऑफ द राइट कॉर्नरी आर्टरी। अब मार्जिनल आर्टरी देने के बाद ना ये जो राइट कॉर्नरी आर्टरी है इसने पीछे की तरफ चले जाना पोस्टीरियर सरफेस पे। जब ये पोस्टीरियर सरफेस पे जाएगी ना तो इसने फिर एवी नोड को ब्रांच देनी है। आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो, मैं जूम भी कर रहा हूँ कि ये जो आपके पास डॉटेड लाइन है ना ये पीछे की तरफ जा रही है। जब ये पीछे की तरफ जाएगी तो ये एवी नोड को सप्लाई करेगी। तो इफ द राइट कॉर्नरी आर्टरी इज ब्लॉक्ड आफ्टर इट्स गिविंग द मार्जिनल ब्रांच, तो फिर आपके पास क्या होगा कि पोस्टीरियर सरफेस पे जो एवी नोड को सप्लाई थी ना वो नहीं जाएगी, तो इस वजह से एवी नोड जौन सा है वो ब्लॉक हो जाएगा। यहां तक समझ आ गई? आप सबको समझ आ गई? गाइस यस या नो कर दो ताकि मैं आगे मूव कर सकूं। चलो अब हम अगला कर लेते हैं पुट। अच्छा, अगला पॉइंट हमारे पास आ रहा है कि the AV node is supplied by right coronary artery near the interventricular groove। तो हमने पढ़ा था कि जो राइट कॉर्नरी आर्टरी होती है वो पहले मार्जिनल आर्टरी देती है, मार्जिनल आर्टरी के बाद वो पोस्टीरियरली जाएगी, पोस्टीरियरली वो कहाँ पे जा रही है, एवी नोड को सप्लाई करके आपके पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जा रही है। तो जब वो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में जा रही होती है ना उससे पहले इट गिव्स ऑफ द ब्रांच टू द एवी नोड। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है with the right coronary artery cut distal to the origin of margin area most damage will be AV node। फिर bundle of His is supplied by right coronary artery। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जो bundle of His होता है उसकी जो मेजर सप्लाई होती है दैट इज द राइट कॉर्नरी आर्टरी। ठीक है, जबकि उसके अलावा इसकी माइनर परफोरेटर्स होती हैं जो आपके पास ब्रांचेस होती हैं ऑफ द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग, लेकिन जो इसकी मेन ब्रांच होती है जो मेन सप्लाई होती है दैट इज फ्रॉम द राइट कॉर्नरी आर्टरी। फिर राइट बंडल ब्रांच इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी। लेट मी सी इफ आई कैन फाइंड अ पिक्चर ऑफ दिस, मैं फिर आपको दिखाता हूँ। अब ये देखो, अब आ रही है स्क्रीन नजर? सबको स्क्रीन नजर आ रही है? कोई स्क्रीन ही नजर आ रही? चले, अच्छा अब ये जौन सा है ना आप इलेक्ट्रिकल सिस्टम हार्ट का देख सकते हो कि सबसे पहले कौन सा है ना एस ए नोड होता है, फिर आपके पास ए बी नोड आता है, ए बी नोड के बाद ना आपके पास बंडल ऑफ हिस आता है। अब जो बंडल ऑफ हिस है ना इसने डिवाइड हो जाना है इनटू लेफ्ट एंड राइट बंडल ब्रांचेस। अब जो आपके पास लेफ्ट बंडल ब्रांच है ना ये देखो आपके पास कहाँ पे आ रही है, लेफ्ट बंडल ब्रांच वो जो राइट बंडल ब्रांच है ये आपके पास इंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट पे आ रही है ना। तो इंटीरियर सरफेस ऑफ हार्ट के ऊपर आपके पास कौन सी मेन सप्लाई थी, कौन सी मेन ब्लड वेसल थी जो आ रही थी, कोई बता सकते हैं चैट बॉक्स में? कोई बता सकते हैं चैट बॉक्स के अंदर कि जो आपके पास इंटीरियर सरफेस थी हार्ट की उससे कौन सी मेन आर्टरी थी जो सप्लाई कर रही थी? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग। ठीक है, तो ये लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग जो आर्टरी है ना इसी की ब्रांचेस आपके पास, नहीं नहीं डॉक्टर मासूमा लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स नहीं है, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग है जो आगे आएगी। ठीक है, अब लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग की जो ब्रांच सेप्टल ब्रांचेस है ना उन्हीं ने आपके पास राइट बंडल ब्रांच को भी सप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि राइट बंडल ब्रांच जो सी है वो हार्ट की आगे वाली सरफेस पे आ गई है और आगे वाली सरफेस पे हमने पढ़ा था कि लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होती है।
तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग की ही आपके पास ब्रांचेस होंगी जो राइट बंडल ब्रांच को सप्लाई कर रही होंगी। ये वाला पॉइंट समझ आ गया? ये समझ आ गया कि लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी राइट बंडल ब्रांच को किस तरह सप्लाई करती है। गाइस यस या नो कर दो ताकि मैं आगे चलूं। चलो अच्छा, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है एपिकार्डियम गेट्स इट्स ब्लड सप्लाई फ्रॉम। तो जो एपिकार्डियम क्या होती है? हार्ट की एक्सटर्नल मोस्ट लेयर होती है। तो एपिकार्डियम की जो ब्लड सप्लाई है वो आपके पास कहाँ से आ रही है? कॉर्नरी आर्टरी से आ रही है। फिर आपके पास सेप्टोमार्जिनल या मॉडरेटर बैंड ट्यूबरकुलर ट्रांसवर्सेस विच पार्ट ऑफ द हार्ट? तो आपके पास ये राइट वेंट्रिकल है। अच्छा, ये मॉडरेटर बैंड का सबको पता है कि कहाँ पे होता है? सबको पता है या दिखा दूं मॉडरेटर बैंड का? ये देखें, ये कौन सा है ना, मॉडरेटर बैंड होता है। ठीक है, ये आपके पास मॉडरेटर बैंड होता है और ये जो मॉडरेटर बैंड है ना, ये आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा? फिर राइट वेंट्रिकल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये आपके पास इसकी और तस्वीर भी आ रही है, देखें। ये आपके पास जो सा है ना, ये मॉडरेटर बैंड होगा। ठीक है, और मॉडरेटर बैंड आपके पास कहाँ पे प्रेजेंट होगा? राइट वेंट्रिकल के अंदर। ठीक है, अच्छा जी, फिर पास अगला पॉइंट आ जाता है, विच वेन इज लोकेटेड इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव ऑफ हार्ट? तो पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में हमने पढ़ा था कि मिडल कार्डियक वेन होती है, और जो मिडल कार्डियक वेन होती है वो किस आर्टरी को अकम्पनी कर होती है? तो वो आपके पास पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी आ जाती है या राइट कॉर्नरी आर्टरी आ जाती है, जिससे आपके पास मिडल कार्डियक वेन अकम्पनी कर रही है। और ये होती क्या है? पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव में। अब जो कॉर्नरी साइनस है ना, दैट इज द मेन वीनस ड्रेनेज ऑफ हार्ट। हाउ मच वीनस ड्रेनेज ऑफ मायोकार्डियम इज ड्रेन्ड बाय कॉर्नरी साइनस? तो आपके पास जो 2/3 ऑफ हार्ट होता है ना, उसकी ड्रेनेज होती है कॉर्नरी साइनस से। और ये आपके पास कौन सा होता है ना, मेन वीनस ड्रेनेज होती है हार्ट की। मॉडरेटर बैंड जौन सा होता है ना, उसका ये फायदा होता है कि ये ना आपके पास जो बंडल ऑफ हिस होता है ना, बंडल ऑफ हिस ने आपके पास राइट और लेफ्ट के अंदर डिवाइड हो जाना है। ठीक है, जो आपके पास राइट बंडल ब्रांच है ना, ये उसे फर्दर प्रोपोगेट करवाता है उसके सिग्नल्स इनटू द राइट वेंट्रिकल। ये मॉडरेटर बैंड का फायदा होता है। ठीक है, कि जो आपके पास राइट बंडल ब्रांच है ना, उसके सिग्नल्स को फर्दर प्रोपोगेट करवाना इनटू द राइट वेंट्रिकल। अच्छा, हम ना एक चीज़ पढ़ रहे थे, कॉर्नरी साइनस। कॉर्नरी साइनस में हम देख लेते हैं कि कहाँ पे होता है, क्योंकि ये ना आपके पास इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ले लो तो आपके पास ये बेहतर होगा। मैं आपको एक सेकंड शेयर करता हूँ। अब ये देखें, ये आपके पास जो सा है ना, कॉर्नरी साइनस आ रहा है। जो कॉर्नरी साइनस होता है ना ये राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन के दरमियान में प्रेजेंट होता है। ठीक है, राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के दरमियान में ना आपके पास राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर जंक्शन होता है। ठीक है, उसके अंदर आपके पास पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव होता है। जो आपके पास पोस्टीरियर एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव है ना,
उसके अंदर आपके पास ये कॉर्नरी साइनस प्रेजेंट होता है। और कॉर्नरी साइनस का काम क्या होता है कि जितनी भी आपके पास छोटी छोटी कार्डियक वेन्स है ना, उन्होंने इवेंचुअली जाके कॉर्नरी साइनस के अंदर ड्रेन करना होता है। ठीक है, तो जो मेन वीनस ड्रेनेज होती है ना आपकी हार्ट की, वो कहाँ पे हो रही होती है? कॉर्नरी साइनस के अंदर हो रही होती है। और कॉर्नरी साइनस 2/3 ऑफ द हार्ट को के जो वीनस ड्रेनेज है वो करवाता है। ठीक है, फिर हमारे पास अगला पॉइंट आ जाता है कि ग्रेट कार्डियक वेन। अब जो ग्रेट कार्डियक वेन होती है ये कहाँ पे होती है? एट द एपेक्स इन द सल्कस विच वेन स्टार्ट्स। तो ये एपेक्स के अंदर जौन सी है ना शुरू हो रही होती है, और इसे हम ग्रेट कार्डियक वेन कहते हैं। तो एपेक्स की जो ब्लड सप्लाई होती है वो कहाँ से होती है? कौन सी आर्टरी एपेक्स को सप्लाई कर रही होती है, कोई बता सकता है? एपेक्स को कौन सी आर्टरी सप्लाई कर रही होती है? कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग, लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होगी ना डॉक्टर साहब? बिल्कुल। अब जो लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग होगी ना, वो ही आपके पास ग्रेट कार्डिक वेन को फिर अकम्पनी कर रही होगी, क्योंकि एपेक्स में तो वही होती है। ठीक है, विच वेन अकम्पनीज द इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी या लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी एक ही चीज़ है, लैट। तो उससे बस ग्रेट कार्डिक वेन अकम्पनी कर रही होती है। अ सर्जन इज परफॉर्मिंग ओपन हार्ट सर्जरी विच वेसल इज रनिंग क्लोज टू द लैड एंड कैन बी डैमेज। आपके पास वो ग्रेट कार्डियक वेन आ जाएगी। ठीक है, तो ग्रेट कार्डियक वेन को हमारे पास कौन सी आर्टरी कंपनी कर रही है? लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग। फिर हमारे पास इंटीरियर कार्डियक वेन आ जाती है, तो विच डायरेक्टली एम्प्टीज इनटू द राइट एट्रियम ऑफ हार्ट। तो राइट एट्रियम के अंदर आपके पास डायरेक्ट कौन सी एम्प्टी हो रही है? इंटीरियर कार्डियक वेन। which vessel draining directly into the right atrium is anterior cardiac vein. Anterior cardiac vein drains into the right atrium. अब हम इंटीरियर कार्डियक वेन भी जरा देख लेते हैं। आप देखो, ये जौन सी है ना आपके पास इंटीरियर कार्डियक वेन है। ठीक है, इंटीरियर कार्डियक वेन्स आपके पास यहाँ सामने की तरफ आ रही हैं। ठीक है, मार्जिनल जो ब्रांच है, मार्जिनल ब्रांच बिल्कुल एपेक्स को सप्लाई कर रही होती है, लेकिन सिर्फ वो पार्टली एपेक्स को सप्लाई कर रही होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मार्जिनल आर्टरी है ना, राइट मार्जिनल जौन सी है वो एपेक्स की तरफ जा रही है, लेकिन जो एपेक्स की मेन सप्लाई है ना वो आपके पास लेफ्ट इंटीरियर डिसेंडिंग है। ठीक है, लेकिन ये तो अभी हम वीनस ड्रेनेज की बात कर रहे हैं ना, आर्टीरियल सप्लाई की तो बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो इसकी आर्टीरियल सप्लाई है ना वो एपेक्स की मेन इज बाय इंटीरियर डिसेंडिंग और पार्टली इज बाय मार्जिनल ब्रांच। मार्जिनल ब्रांच अगर आप देखोगे डायग्राम के अंदर तो वो भी आपको, अच्छा मैं समझा देता हूँ। पहले ना ये वेन्स पढ़ लें, फिर मैं आपको समझा देता हूँ। विच विच डायरेक्टली एम्प्टीज इनटू द राइट एट्रियम। तो आप ये देख सकते हो कि आपके पास जो राइट इंटीरियर कार्डियक वेन्स है ना, ये डायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रही हैं, ये कॉर्नरी साइनस के अंदर ड्रेन नहीं करती। ठीक है, कॉर्नरी साइनस के अंदर बाकी सारी वेन्स ड्रेन कर रही हैं, लेकिन जो इंटीरियर कार्डियक वेन्स है ना, दे आर डायरेक्टली ड्रेनिंग इनटू द राइट एट्रियम। आपके पास आ जाता है अगला पॉइंट के which of the anterior cardiac vein drains into the right atrium. मिडिल कार्डियक वेन इन द पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर सर्कस। आपके पास मिडिल कार्डियक वेन आ जाती है, और ये अकम्पनी किससे कर रही होती है? ये आपके पास पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर आर्टरी को अकम्पनी कर रही होती है। रिगार्डिंग कॉर्नरी ब्लड फ्लो डिक्रीजेज विद इंक्रीज हार्ट रेट। तो जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो जैसे जैसे आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज होता है, तो डॉक्टर साहब पॉइंट नंबर जौन सा 50 है, और इसमें हम मिडिल कार्डियक वेन पढ़ रहे हैं। ठीक है, मिडिल कार्डियक वेन भी हमने पढ़ लिया, अब हम अदर्स पढ़ रहे हैं।
जो आपके पास कोई ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज कर जाता है विद इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। तो आपके पास जब हार्ट रिलैक्स होता है ना, या आपके पास जब हार्ट जौन सा है वो डायस्टली में होता है, तो तब आपके पास ना सबसे ज़्यादा कॉर्नरी ब्लड फ्लो होता है, ठीक है। और जिस तरह आपके पास हार्ट रेट इंक्रीज करता जाता है, हार्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती जाती है, तो जो ब्लड फ्लो है ना, जो कॉर्नरी ब्लड फ्लो है वो आपके पास कम होता जाता है, ठीक है। अच्छा जी, फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है विच इज एन एग्जांपल ऑफ कॉर्नरी सर्कुलेशन। तो आपके पास इसमें एंड टू एंड एनास्टोमोसिस होता है। इनफंडिबुलम इज सप्लाइड बाय राइट कोनस आर्टरी। अब जो इन है ना, ये आपके पास राइट कोनस आर्टरी से सप्लाई होता है, ये भी आप एक बार देख लो। कोनस ये पास जौन सी है ना, इनफंडिबुलम है, और इनफंडिबुलम जौन सा है ना वो कोनस ब्रांच ऑफ राइट कॉर्नरी आर्टरी से सप्लाई हो रहा है, ठीक है। मैं समझा देता हूँ। ये आप देखो कि ये आपके पास जौन सा ना कोनस है वो इनफंडिबुलम है हार्ट का, ठीक है। और जो इनफंडिबुलम है ना वो आपके पास कोनस आर्टरी से सप्लाई होता है, ठीक है। ये बात थी। अब ना सबसे पहले डॉक्टर साहिबा ने कहा था कि जौन सा है ना वो साइनस समझा देते हैं, साइनस पहले कर लेते हैं फिर हम जौन सा ना। अच्छा, ये देखें कि ये आपके पास जौन सा है ना कॉर्नरी साइनस आ रहा है, ठीक है। जो आपके पास कॉर्नरी साइनस है ना, ये क्या होता है कि मेन जो आपकी वीनस ड्रेनेज है ना, मेन वीनस ड्रेनेज हार्ट की आपके पास कॉर्नरी साइनस से हो रही होती है, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली जो 2/3 है ना आपके पास हार्ट का, वो वीनस ड्रेनेज कॉर्नरी साइनस से होती है। और जो आपके पास कॉर्नरी साइनस है ना वो आपके पास प्रेजेंट कहाँ पे होता है? कॉर्नरी साइनस आपके पास प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर इंटरवेंट वो एट्रियोवेंट्रिकुलर ग्रूव पे। पोस्टीरियर इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के अंदर आपके पास कौन सा है वो साइनस प्रेजेंट होता है। बाकी सबको भी नहीं नज़र आ रहा? नज़र आ रहा है? यार बाकी सबको नज़र आ रही है डायग्राम? यस या नो में रिप्लाई कर दो। अच्छा, चलो। अब हमारे पास जो है ना कॉर्नरी साइनस, ये आपके पास एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव में प्रेजेंट होता है राइट साइड के, ठीक है, पोस्टीरियरली। और ये जो कॉर्नरी साइनस है, हाँ, जो आपके पास कॉर्नरी साइनस है ना, इसके अंदर आपके पास जो मेजर ड्रेनेज है ना हार्ट की वेन्स की वो हो रही होती है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली जो 2/3 ऑफ स्मॉल वेन्स है ना हार्ट की, वो आपके पास सारी इस कॉर्नरी साइनस के अंदर ड्रेन करती है, ठीक है। और जो कॉर्नरी साइनस है वो आपके पास सुपीरियर या इंफीरियर वीना केवा के अंदर जाके फिर ड्रेन कर जाएगा। और फिर उसने बताया था कि आपके पास दूसरी कौन सी होती हैं आपके पास, दूसरी आपके पास इंटीरियर कार्डियक वेन्स होती हैं। जो इंटीरियर कार्डियक वेन्स होती हैं ना वो आपके पास कॉर्नरी साइनस के अंदर ड्रेन नहीं होती, उसके बजाय वो डायरेक्टली राइट एट्रियम के अंदर ड्रेन हो रही होती हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट था। और दूसरा क्या था? एंड टू एंड एनास्टोमोसिस वाली पॉइंट। डॉक्टर साहब एंड टू एंड एनास्टोमोसिस क्या होता है, कोई बता सकता है चैट बॉक्स के अंदर कि एंड टू एंड एनास्टोमोसिस क्या होता है? एंड टू एंड एनास्टोमोसिस ना आपके पास ये होता है कि वो ना एक क्लोज्ड आपके पास सर्कुलेशन बना देती हैं, ठीक है। इसका ये मतलब है कि हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है ना वो सारी एक क्लोज सर्कुलेशन बना देती है, कि आपके पास उसी साइड से आर्टरीज आ रही हैं, और हार्ट के अंदर जो आर्टरीज है वो सारी की सारी जौन सी हैं वो एनास्टोमोस करके आपके पास न्यूट्रिएंट सप्लाई करके वो फिर आपके पास वेन्स के अंदर ड्रेन कर रही हैं, ठीक है ना। तो ये इसका मतलब है। चलो आगे करते हैं।
फिर हमारे पास आ जाता है कार्डियक प्लेक्सस कंटेन्स बोथ सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक फाइबर। ये एज इट इज याद करने वाला पॉइंट है, और ये जो है ना लास्ट अटेम्प्ट के अंदर आया भी था कि ये उसमें ये सवाल था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग कार्डियक प्लेक्सस। तो उसमें आपके पास ये जो सही ऑप्शन था ना वो यही था कि इसके अंदर सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स दोनों होते हैं। क्योंकि देखो जो सिंपैथेटिक फाइबर्स है वो क्या करवाएंगे, हार्ट रेट को इंक्रीज करवाएंगे, जबकि पैरासिम्पैथेटिक हार्ट रेट को डिक्रीज करवाएंगे। तो इस वजह से कार्डियक प्लेक्सस के अंदर आपके पास दोनों होते हैं। कार्डियक प्लेक्सस इन सुपीरियर मीडियस्टाइनम रिसीव्स इनपुट फ्रॉम लेफ्ट वेगस। तो जो कार्डियक प्लेक्सस होता है इसने सुपीरियर मीडियस्टाइनम के अंदर कहाँ से ले रहा है, ये आपके पास लेफ्ट वेगस से ले रहा है। एपिकार्डियल लेयर्स, विसरल लेयर्स ऑफ सीरस पेरिकार्डियम। फिर सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस इज मेड अप ऑफ लेफ्ट वेगस। Fibrous and parietal layer of pericardium is supplied by phrenic nerve. Which artery is likely to be damaged in close proximity to phrenic nerve? तो आपके पास pericardiophrenic artery आ जाती है। ठीक है, अब ये भी मैं कोशिश करता हूँ, मैं आपको ना डायग्राम से बता देता हूँ। अब ये देखें कि ये आपके पास कौन सा है ना, पेरिकार्डियम है। ठीक है, पेरिकार्डियम की जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ना उससे हम कहते हैं फाइब्रस पेरिकार्डियम। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम जौन सी है ना एक टफ फाइब्रस लेयर होती है जो हार्ट के सबसे बाहर पड़ी होती है। ठीक है, फाइब्रस पेरिकार्डियम के बाद आपके पास आ जाती है सीरस पेरिकार्डियम। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम की पेराइटल लेयर। ठीक है, सीरस पेरिकार्डियम की पेराइटल लेयर आ जाती है। फिर आपके पास जो इनर मोस्ट लेयर होती है ना वो आपके पास सीरस पेरिकार्डियम की विसरल लेयर होती है। ठीक है, और जो सीरस पेरिकार्डियम की विसरल लेयर होती है उसे हम एपिकार्डियम भी कहते हैं। अब जो आपके पास सीरस पेरिकार्डियम की पेराइटल लेयर है और विसरल लेयर है ना, इन दोनों के दरमियान में आपके पास क्या होगा, पेरिकार्डियल कैविटी होगी। ठीक है, सबसे बाहर आपके पास फाइब्रस पेरिकार्डियम आ रही है। फाइब्रस पेरिकार्डियम के अंदर आपके पास क्या आ रही है, सीरस पेरिकार्डियम की पेराइटल लेयर, और फिर आपके पास पेरिकार्डियल स्पेस आ गई। पेरिकार्डियल स्पेस के बाद आपके पास सीरस पेरिकार्डियम की विसरल लेयर आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास होता है। साथ में फिर उसने ये बताया है, एक सेकेंड, आपके पास ये बताया हुआ है कि जो सुपरफिशियल कार्डियक प्लेक्सस होता है ना वो लेफ्ट वेगस नर्व से बन रहा होता है। जो एपिकार्ड वो फिर आपके पास जो फाइब्रस लेयर है और जो पेराइटल लेयर है, जो बाहर वाली दोनों लेयर्स थी ना पेरिकार्डियल स्पेस के बाहर वाली दोनों लेयर, वो फ्रेनिक नर्व से सप्लाई हो रही होती है। ठीक है, तो फ्रेनिक नर्व जौन सी होती है ना नीचे की तरफ डायफ्राम की तरफ जा रही होती है, तो जाते जाते ना हार्ट की जो आउटर मोस्ट लेयर्स है उन्हें भी सप्लाई करती है। और ये कंपनी किसके साथ होती है, पेरिकार्डियोफ्रेनिक आर्टरी के साथ अकम्पनीड होती है। फिर यार आपके पास टाइम के अकॉर्डिंगली ना एंजाइम्स आ जाते हैं कि एमआई के अंदर आपके पास कितने घंटे बाद कौन से एंजाइम्स की एलिवेशन होगी। तो पहले 4 घंटों के अंदर ना आपके पास ट्रॉप आई होता है जो वीकली पॉजिटिव होता है। पहले 6 घंटों के अंदर हमारे पास CKMB और ट्रॉप आई जौन सा है वो वीकली पॉजिटिव होंगे, जबकि मायोग्लोबिन जौन सा है वो पीक कर जाता है। 24 आवर्स के अंदर आपके पास कौन सा है वो CKMB भी पीक कर जाता है, ट्रॉप आई भी पीक कर जाता है, जबकि आपके पास जो मायोग्लोबिन होता है दैट इज वीकली पॉजिटिव। 2 दिन के अंदर आपके पास जौन सा है वो CKMB कौन सा परसिस्ट करेगा, ट्रॉप आई भी परसिस्ट करेगा, और जो मायोग्लोबिन है वो आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। 3 दिन बाद आपके पास CKMB नेगेटिव होगा, ट्रॉप आई परसिस्ट करेगा और मायोग्लोबिन वीक नेगेटिव हो जाएगा। और जो 4 दिन है, 4 से 7 दिन के अंदर आपके पास ट्रॉप आई परसिस्ट करेगा और LDH जौन सा है वो भी परसिस्ट करेगा। ठीक है, तो देखो आपके पास जो सबसे पहले मार्कर्स आपके पास रेज होता है ना वो मायोग्लोबिन होता है। ठीक है, अगर पूछ ले कि इनिशियली आपके पास कौन सा मार्कर है जो रेज होगा, वो आपके पास मायोग्लोबिन होता है। लेकिन अब मायोग्लोबिन जौन सा होता है ना वो किसी भी मसल के साथ एसोसिएटेड हो सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं है कि वो खाली कार्डियक मसल के साथ हो।
तो इसलिए ये आपके पास कोई स्पेसिफिक इंडिकेशन नहीं होती मायोग्लोबिन का रेज होना फॉर कार्डियक डिजीज। आपके पास सबसे पहले जो इनिशियल गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है ना, वो हमारे पास ईसीजी होता है, ठीक है। फिर आपके पास 6 घंटों के अंदर आपके पास ड्रॉप आया भी जौन सा है वो पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, सीकेएम में भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है। 4 आवर्स का वैसे अगर वो पूछ ले या 6 आवर्स का पूछ ले तो अमूमन उसमें ड्रॉप आए होता है, जो बेस्ट आंसर होता है जो दिया होता है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है कि वो वाला कौन सा मार्कर होता है जो री इन्फेक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। लेट सपोज आपके पास एक पेशेंट आया था, 4 दिन पहले उसे एमआई हुआ था, ठीक है। वो दोबारा से चेस्ट पेन के लिए आ गया है, तो दोबारा से अगर वो चेस्ट पेन के साथ आया है आफ्टर 4 डेज, आप कौन सा टेस्ट करवाओगे? आप ड्रॉप आए तो नहीं करवा सकते, क्योंकि ड्रॉप आए तो 7 दिन तक उसका परसिस्ट करेगा। तो आप फिर आप CKMB करवाते हो, ठीक है। री इन्फेक्शन के लिए हमने CKMB करवानी है, क्योंकि वो 3 दिन बाद नेगेटिव हो जाता है। अच्छा, आप इसका थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि पेशेंट हैज चेस्ट पेन फॉर 4 आवर्स व्हिच इज रेडिएटिंग टू लेफ्ट आर्म। ईसीजी में आपके पास एसटी एलिवेशन आई है, तो कार्डियक एंजाइम कौन सा रेज होगा? हमारे पास ड्रॉप आए होगा, ठीक है, 4 घंटों के अंदर। फर्स्ट 6 आवर्स के अंदर वैसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो ईसीजी होता है। सबसे स्पेसिफिक जो टेस्ट होता है वो आपके पास ड्रॉप आई इज ग्रेटर देन ड्रॉप टी। जबकि जो मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट होता है वो मायोग्लोबिन होता है, क्योंकि देखो मायोग्लोबिन के लेवल सबसे पहले राइज कर रहे हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक नहीं होगा, किसी भी मसल के डैमेज से मायोग्लोबिन रेज हो सकता है। और CKM भी यूज्ड इन डायग्नोजिंग री-इंफेक्शन फॉलोइंग एक्यूट एमआई बिकॉज लेवल्स रिटर्न टू नॉर्मल आफ्टर 48 आवर्स। अच्छा, इसमें किसी को कोई बात ना समझ आई हो, क्योंकि इसमें ना काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होती है। अच्छा, सबसे पहले डॉक्टर जोया ने पूछा हुआ है कि विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम का क्या नाम था। तो डॉक्टर साहब, जो विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम होता है उसका दूसरा नाम आपके पास था एपिकार्डियम, ठीक है। एपिकार्डियम जौन सी होगी ना, उससे हम विसरल लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम भी कह सकते हैं, ठीक है। फिर सेंसिटिव तो ट्रॉप टी नहीं था। नहीं डॉक्टर साहब, अगर आपके पास ट्रॉप टी और मायोग्लोबिन में से दोनों ऑप्शन मौजूद हैं तो फिर हम मायोग्लोबिन को चूज़ करेंगे, क्योंकि मायोग्लोबिन जॉनसन है वो सबसे पहले राइज हो जाता है, और मायोग्लोबिन लेकिन ना स्पेसिफिक नहीं होता, उसका मसला सिर्फ ये है, ठीक है। अच्छा, और किसी को कोई क्वेश्चन हो? अगर आपके पास मायोग्लोबिन नहीं होगा ना, फिर हमने ड्रॉप टी को चूज करना है, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन हो या कोई ना चीज समझ आई हो तो बता दें। आगे चले। अच्छा, बाकियों को सब यार अभी तक क्लियर है? गैस चैट बॉक्स में बताते जाए ताकि ना। अच्छा, फिर हमारे पास आ रहे पेशेंट प्रीवियसली हैड एमआई, नाउ अगेन हैड एमआई। तो री इन्फेक्शन हो रही है ना, तो री इन्फेक्शन के अंदर हम क्या करवाते हैं? CKMB करवाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेज्ड इन एमआई इन द फर्स्ट टाइम। तो पहले घंटे में आपके पास क्या चीज होती है? मायोग्लोबिन होता है। अ पेशेंट हैज चेस्ट पेन फॉर 4 hours व्हिच इज रेडिएटिंग टू हिज आर्म। ECG शोज ST एलिवेशन, तो कार्डियक एंजाइम कौन सा हम चूज करेंगे? ड्रॉप आई चूज करेंगे। फॉर मॉनिटरिंग हार्ट ऑफ इस्कीमिक डिजीज, हार्ट डिजीज, पेशेंट विद एंड स्टेज रीनल डिजीज, बेस्ट मार्कर आपके पास क्या आता है? ड्रॉप आई होता है, ठीक है। तो जो सबसे स्पेसिफिक या सबसे बेस्ट मार्कर है ना हार्ट डिजीज के लिए, वो हमारे पास क्या है? ड्रॉप आई है। विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरम मार्कर फॉर एमआई, तो आपके पास वो ड्रॉप आई है। एंजाइम रिलीज इन हार्ट फेलियर दैट ऑल्सो हेल्प्स इन इट्स डायग्नोसिस, तो वो आपके पास BNP होता है। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि BNP जो सा, ये तो सबको पता होगा कि हार्ट फेलियर या CHF के अंदर यूज होता है, लेकिन BNP जो सा वो रिलीज कहाँ से है? ये कोई बता सकता है चैट बॉक्स में? BNP कहाँ से रिलीज होता है? अच्छा, जो BNP है ना, ये आपके पास राइट वेंट्रिकल से रिलीज होता है, ठीक है।
ANP जौन सा है वो आपके पास राइट एट्रिया से रिलीज होगा, ANP राइट एट्रिया से होता है, ठीक है। और जो BNP है ना वो आपके पास राइट वेंट्रिकल से होता है, ठीक है। A से याद रख लो एट्रिया, और B नीचे होता है तो ये वेंट्रिकल्स, ठीक है, राइट वेंट्रिकल्स। फिर अगला पॉइंट आपके पास आ जाता है, a 55-year-old patient presents with chest pain at 2 a.m. in ER, had been doing machinery work all day long, ECG normal, CK normal, CKMB normal, troponin normal, पेन क्यों होगी आपके पास, musculoskeletal पेन होगी, male patient with history of lumbago now presented with chest pain, ECG and cardiac enzymes normal, on palpitation there is mild tenderness on the posterior 4 to 6 ribs। तो आपके पास क्या है इसमें, कोस्टोकोंड्राइटिस है, क्योंकि पास बाकी सारी चीज़ें जो सी हैं नॉर्मल है। अ पेशेंट डेवलप रेट्रोस्टर्नल क्रशिंग पेन फॉर 2 to 3 hours on ECG, देयर वाज ST elevation in the anterior limb leads, कार्डियक एंजाइम्स वर नॉर्मल। तो आपके पास क्या है, एक्यूट MI है, क्योंकि ST एलिवेशन आपको नज़र आ रही है, ठीक है। 2 से 3 घंटों में ज़रूरी तो नहीं है ना कि कोई कार्डियक मार्कर्स आपके पास ज़्यादा हो, तो कार्डियक मार्कर्स अभी तक नॉर्मल है क्योंकि हार्ट इतना डैमेज नहीं हुआ हुआ, लेकिन आपको ST एलिवेशन मिल रही है विच इज़ इंडिकेटिंग कि इस्कीमिया हो रहा है, तो ये आपके पास एक्यूट MI का केस है। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है, वुमेन विद 10 days ऑफ हिस्ट्री ऑफ फीवर, कंटिन्यूस चेस्ट पेन रेडिएटिंग टू द बैक ऑन ऑस्कल्टेशन, रस्लिंग साउंड इज हर्ड। तो ये जो रस्लिंग साउंड है ना, दैट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर पेरिकार्डाइटिस, ठीक है। पेरिकार्डाइटिस होगा कि आपके पास के पेरिकार्डियम जो हार्ट की आउटर लेयर है ना, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। पेरिकार्डियम के हमने लेयर्स पढ़ी थी, कोई रिपीट कर सकते हैं कि पेरिकार्डियम के हमारे पास कौन सी लेयर्स थी? हमारे पास फाइब्रस पेरिकार्डियम आ रहा था, फिर विसरल पेरिकार्डियम आ रहा था, पैराइटल पेरिकार्डियम आ रहा था, ठीक है। तो अगर आपके पास पेरिकार्डाइटिस क्या होता है, पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन होती है, और पेरिकार्डाइटिस में हमें रस्लिंग हार्ट साउंड्स मिलती हैं, ठीक है। और इसमें जो चेस्ट पेन होती है वो बैक की तरफ रेडिएट करती है, आगे आएगा मजीद तो हम फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। अभी ना हम कार्डियक टेम्पोनाड कर लेते हैं। अब जो कार्डियक टेम्पोनाड है ना, उसमें आपके पास क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है कि अकॉर्डिंग टू टाइम आपके पास कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं? जो MI होता है, MI के टाइम के अकॉर्डिंगली आपके पास कॉम्प्लिकेशंस कोई बता सकता है कि क्या क्या होती हैं? कोई चैट बॉक्स में अगर बता सके। अच्छा यार, जो आपके पास 0 to 4 hours होते हैं ना, 0 to 4 hours के अंदर आपके पास जो मेन कॉम्प्लिकेशन होती है वो आपके पास क्या आ जाते हैं, एरिथमियाज आ जाते हैं, ठीक है, हार्ट फेलियर आ जाती है, कार्डियक शॉक आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो मेन कॉम्प्लिकेशन होती है ना आपके पास इन द फर्स्ट 24 आवर्स, वो आपके पास क्या होगी, एरिथमियाज होगी, ठीक है। पहले 24 आवर्स के अंदर, बिल्कुल जैसे डॉक्टर सादिया बता रही है ना, कि पहले 24 आवर्स के अंदर आपके पास एरिथमियाज होते हैं। फिर आपके पास ना 1 to 3 days के अंदर फाइब्रस पेरिकार्डाइटिस हो जाता है, ठीक है। हाँ, विद 1 से 3 दिन के अंदर आपके पास फाइब्रस पेरिकार्डाइटिस हो जाएगा, यानी कि जो फाइब्रस लेयर थी ना पेरिकार्डियम की, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, ठीक है। फिर आपके पास ना 3 से 14 दिन आ जाते हैं। यार मैं ना, आई नो थोड़ा आहिस्ता चल रहा है, लेकिन ना देखो समझ आना भी तो ज़रूरी है ना। इंशाल्लाह वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि आज ना CVS ख़त्म करें, ठीक है। फिर आपके पास ना 3 से 14 दिन आ जाते हैं। 3 to 14 days के अंदर ना हमारे पास जो मेन कॉम्प्लिकेशन आती है वो फ्री वॉल रप्चर होता है, ठीक है। जो पोस्टीरियर वॉल होती है ना वो आपके पास रप्चर कर जाती है, और ये कॉम्प्लिकेशन कब होती है, 3 से 14 दिनों के दरमियान में। अब जब पोस्टीरियर वॉल रप्चर कर जाएगी ना, तो फिर आपके पास क्या होगा कि जो पेरिकार्डियल कैविटी थी ना, उसके अंदर आपके पास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगी जब फ्री वॉल रप्चर करेगी। और फ्री वॉल रप्चर करने से जब पेरिकार्डियल सैक के अंदर आपके पास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन होगी, तो फिर क्या होगा,
कार्डियक टेम्पोनार्ड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास 2 वीक से सेवरल मंथ्स में आपके पास ड्रेसलर सिंड्रोम आता है, ठीक है। ड्रेसलर सिंड्रोम में क्या होता है, स्कार फॉर्मेशन हो जाती है, ठीक है। ये 2 हफ्तों से सेवरल मंथ्स में आता है। ये ड्रेसलर सिंड्रोम का भी ना आपके पास पिछले अटेम्प्ट के अंदर एमसीक्यू आया हुआ था, ठीक है। तो एक कार्डियक टेम्पोनार्ड और ड्रेसलर सिंड्रोम, ये आपने दोनों याद रखने हैं। जो ड्रेसलर सिंड्रोम है दैट इज बिटवीन 3 to 14 डेज, और कार्डियक टेम्पोनार्ड आपके पास इसमें क्या हो रहा है, पेरिकार्डियल स्पेस के अंदर फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो रही है। तो जब आपके पास फ्लूइड की एक्यूमुलेशन हो जाएगी फिर क्या होगा कि वो हार्ट को कंप्रेस करेगी, ठीक है। compression of heart by fluid, example blood या effusion in the pericardial space, decrease cardiac output, ठीक है। तो जब ये हार्ट को कंप्रेस करेगी तो कार्डियक आउटपुट आपका कम हो जाएगा। इसकी फाइंडिंग्स क्या होती है, हमारे पास बैकस्ट्राइड आ जाता है जिसमें हाइपोटेंशन होती है, डिस्टेंडेड नेक वेन्स होती है, डिस्टेंट हार्ट साउंड्स होती हैं, ठीक है। बैकस्ट्राइड में हाइपोटेंशन होगी, डिस्टेंडेड नेक वेन्स होगी, डिस्टेंट हार्ट साउंड्स होंगी। ये अब क्यों होती है, क्योंकि देखो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, कार्डियक आउटपुट कम होगा तो आपके पास खून कम आएगा बाहर की तरफ, इस वजह से हाइपोटेंशन होगी। डिस्टेंडेड नेक वेन्स की हो रही है, पीछे की तरफ आपके पास जौन सा है ना वो ब्लड अक्यूमुलेट हो रहा है क्योंकि कार्डियक आउटपुट कम है। तो जब पीछे की तरफ अक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो आपके पास जेवीपी रेज्ड होगा, जेवीपी रेज्ड होने की वजह से डिस्टेंडेड नेक वेन्स होंगी, साथ में आपके पास जाहिर है क्योंकि फ्लूइड अक्यूमुलेट हुआ है इस वजह से डिस्टेंट हार्ट साउंड्स होंगी, कम सुनाई देंगी हार्ट साउंड्स। उसके अलावा कॉम्पनसेट करने के लिए इससे हार्ट रेट ज़्यादा हो जाता है और पल्सस पैराडॉक्सिस होता है, ठीक है। पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है, कोई बता सकता है? पल्सस पैराडॉक्सिस क्या होता है? ये देखें, जो पल्सिस पैराडॉक्सिस होते हैं ना वो ये होता है कि ग्रेटर देन 10 mmHg फॉल इन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ऑन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन, ठीक है। तो अगर इंस्पिरेशन के दौरान आपका 10 mmHg से ज़्यादा सिस्टोलिक प्रेशर फॉल करता है तो उसे हम पल्सिस पैराडॉक्सिस कहते हैं, और ये आपको कार्डियक टेम्पोनार्ड में मिलता है, ठीक। फिर अगला पॉइंट हमारे पास आ जाता है अक्यूट पेरिकार्डाइटिस। जो एक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है इसमें हमने पहले क्या पढ़ा था कि क्या फीचर होता है, रसलिंग हार्ट साउंड्स होती है और पीछे की तरफ पेन जोन सी है ना वो रेडिएट करती है। अब जो नई चीज़ें इसमें हम पढ़ रहे हैं, इट रेफर्स टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम। क्लिनिकल फीचर्स में आपके पास क्या आएगा, शार्प पेन होगी, एक्टिवेटेड ऑन इंस्पिरेशन एंड रिलीव्ड बाय सिटिंग अप या लीनिंग फॉरवर्ड, ठीक है। तो जो अक्यूट पेरिकार्डाइटिस होता है इसमें आपके पास शार्प पेन होती है जो कि इंस्पिरेशन से एग्रीवेट होती है और बैठने पे या आगे झुकने पे ना आपके पास ये बेहतर हो जाती है। इसमें आपको रेसलिंग साउंड्स मिलेंगी ऑस्कल्टेशन में, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब मिलेगा क्योंकि पेरिकार्डियम की इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, साथ में मफल्ड हार्ट साउंड्स मिलेंगे। इसकी कॉजेज जौन सी होती है ना वो इडियोपैथिक होती है जो सबसे कॉमन होती है, लेकिन हमने कई बीमारियां इस तरह हमने थ्रू आउट आर सिलेबस पढ़ी हैं जो कि पेरिकार्डाइटिस करवाती हैं। उसमें हमने एक एल पढ़ा था, ठीक है, एसएलई पेरिकार्डाइटिस करवा रहा था। उसके अलावा हमने जौन सा रूमेटिक जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो पढ़ा है कि वो आपके पास पेरिकार्डाइटिस करवाता है। ड्रेसलर सिंड्रोम में क्योंकि आपके पास स्कार फॉर्मेशन होती है उसमें पेरिकार्डाइटिस होता है। फिर उसके अलावा आपके पास वायरल होता है जिसमें कॉक्सिकी वायरस आ जाता है जो कि आपके पास पेरिकार्डाइटिस करवाता है, ठीक है। ईसीजी में आपको क्या मिलेगा, सैडल शेप्ड एचडी एलिवेशंस मिलेंगे, ठीक है ना। तो आपको बायकॉन्केव सैडल शेप्ड आपके पास एचडी एलिवेशन देंगी, और पीआर डिप्रेशन होगी विच इज द मोस्ट स्पेसिफिक ईसीजी मार्कर फॉर पेरिकार्डाइटिस, ठीक है ना। इसमें आपको पीआर डिप्रेशन मिलेगी जो कि सबसे स्पेसिफिक फाइंडिंग है पेरिकार्डाइटिस की। साथ में आपको क्या मिलेगा, वाइड स्प्रेड कॉन्केव आपके पास या सैडल शेप्ड एचडी एलिवेशंस होंगी। फिर आपके पास अक्यूट मायोकार्डाइटिस आ रहा है। मायोकार्डाइटिस दिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द मायोकार्डियम। फाइंडिंग्स आपको क्या मिलेंगी, चेस्ट पेन, फीवर, पैल्पिटेशंस, टैकीकार्डिया। इसमें आपको सॉफ्ट S1 मिलती है जबकि S4 गैलप मिलता है, ठीक है ना। फिर आपके पास कुशिंग ट्रायड आ जाता है।
कुशिंग ट्रायड जो है दैट इज अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स टू इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर। और इसमें आपके पास ट्रायड होता किस चीज़ का, ब्रेडिकार्डिया होगा, यानी कि हार्ट रेट कम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा और डिक्रीज रेस्पिरेशन। ठीक है, ब्रेडिकार्ड इंक्रीज बीपी और डिक्रीज रेस्पिरेशन, ये आपके ट्रायड में मिलेगा। यहाँ तक सबको समझ आ रही है? डॉक्टर इकरा, अभी ना क्योंकि हमारे पास टाइम कम है, इसमें ना मैं आपको ये है कि लेक्चर होने के बाद ना वी विल हैव अ सेशन ऑफ 10 to 15 मिनट्स, जिसमें हम जूम पे या गूगल मीट पे ना दोबारा से लिंक मैं शेयर करूँगा, तो उसमें जो भी कन्फ्यूजन हो गया, जो भी चीज़ें रिपीट करनी होगी ना, वो हम दोबारा से रिपीट कर लेंगे। ठीक है, अच्छा, या इन चीज़ों में किसी किसी को कोई स्पेसिफिक चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन हो? चलें, फिर ना हमारे पास यार आगे आ जाते हैं एमसीक्यू, वो एमसीक्यूज। फीवर फॉर 1 वीक। एक सेकेंड यार, मेरी जो रफ्यूल है ना वो लोड हो रही है दोबारा से। डॉक्टर आमना, मुझे आप ये बता, डॉक्टर आलिया, मुझे ये बता सकते हो कि इसके बाद कोई क्लास है 8 बजे आप लोगों की? गाइस, मुझे कोई बता सकता है कि आप लोगों की 8 बजे कोई क्लास है इसके बाद? चलो 8:30 पे है, तब तक उम्मीद है कि इंशाल्लाह ख़त्म कर लेंगे। फिर ना यार हमारे पास आ रहा है, पेशेंट हैज़ फीवर फ्रॉम 1 वीक ऑन ऑस्कल्टेशन लंग फील्ड, आपके पास जौन सा है वो क्लियर है, लेकिन रसल मरमर है। तो रसल मरमर किसके लिए डायग्नोसिस होता है? आपके पास पेरिकार्डाइटिस के लिए होता है। पेशेंट प्रेजेंट्स विद पेन, रेडिएट्स द बैक, मफल्ड हार्ट साउंड्स आर प्रेजेंट ऑन लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर। ठीक है ना, तो जो बैक को रेडिएट कर रही है, मफल्ड हार्ट साउंड्स है, साथ में आपके पास रनिंग मरमर है, तो ये आपके पास सारे फीचर्स पेरिकार्डाइटिस के हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, फीवर, ऑस्कल्टेशन में आपको रसलिंग हार्ट साउंड मिल रही है, तो ये पेरिकार्डाइटिस का सिनेरियो। A female presented with fever for 10 days and chest pain radiating to the back on auscultation. Rustling sound is heard, तो यहाँ के पास पेरिकार्डाइटिस है। Patient has pericardial friction rub with deranged RFTs। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब है और RFTs भी साथ में deranged हैं। यूरिया was increased, creatinine was 8। What is the cause? तो यहाँ आपके पास फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस होता है। ठीक है, अब जो आपके पास ये वे सब्सटेंस है ना, ये जब आपके पास जौन सा है एक्सक्रीट आउट नहीं होता, तो ये जौन सा है ना आपके पास फिर फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस करवाता है। ठीक है ना, फिर आ रहा है 75-year-old मेल विद हिस्ट्री ऑफ स्टेबल एंजाइना प्रेजेंटेड टू ईआर विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, लैब शोज क्रेटिनिन 10, यूरिया 200, ऑस्कल्टेशन रिवील्स पेरिकार्डियल फ्रिक्शन रब, साइंस ऑफ एफ्यूजन, लाइकली डायग्नोसिस क्या है? यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस। ठीक है ना, यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस या फाइब्रिनस पेरिकार्डाइटिस ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। ठीक है, और ये आपके पास कब हो रहा होता है? जब आपके पास RFTs डिरेंज होते हैं, किडनी अपना फंक्शन नहीं कर रही होती, तो इस वजह से हम इसे यूरेमिक पेरिकार्डाइटिस कहते हैं। फिर 23-year-old man stabbed in a bar fight, the blade of the knife enters his chest in the left fifth intercostal space just lateral to the sternum and pierces the depth of approximately 4 centimeters. What is the most likely structural damage? तो आपके पास ये क्या होगा? पेरिकार्डियम होगा। ठीक है, अब उसने ये बताया हुआ है कि जौन सा है ना, ब्लेड एंटर कर रहा है चेस्ट को इन लेफ्ट फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस। ठीक है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस के ऊपर एंटर रहा है जस्ट लैटरल टू द स्टर्नम, और 4 सेंटीमीटर के डेप्थ आपके पास अंदर जा रहा है, तो ये आपके पास कौन सा स्ट्रक्चर डैमेज है? पेरिकार्डियम। ठीक है, अच्छा, ये ना आपने कंफ्यूज नहीं करना, अमूमन ये भी आ जाता है कि कोस्टल कार्टिलेज के साथ कौन सा ना वो पियर्स कर रहा है,
तो जब कॉस्टल कार्टिलेज वर्ड आ जाएगा ना, तो तब हमने इंफीरियर वेना केवा चूज करना है, ठीक है। और वो इंफीरियर वेना केवा वैसे भी आपके पास जॉनसन है वो राइट साइड पे होगी, ठीक है। और जो लेफ्ट पे अगर आ जाए तो लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे आपके पास क्या आएगी, पेरिकार्डियम, क्योंकि हार्ट आपका लेफ्ट साइड पे होता है, राइट साइड पे आपके पास इंफीरियर वेना केवा होती है, ठीक है। तो अगर राइट साइड का आएगा तो हमने तब फिर इंफीरियर वेना केवा चूज करना है, अगर वो लेफ्ट साइड का आ रहा है और कॉस्टल स्पेस आ रही है तो फिर हमने पेरिकार्डियम चूज करना है। A young female presented with fever for the last 10 days and continuous chest pain unrelated to respiration. तो जो पेन अनरिलेटेड टू रेस्पिरेशन होती है वो मायोकार्डाइटिस होती है, क्योंकि जो पेरिकार्डाइटिस है वो सांस अंदर लेने पे इंस्पिरेशन के ऊपर आपके पास ज़्यादा हो जाती है। फिर मायोकार्डाइटिस सिनेरियो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व, तो आपके पास मायोकार्डाइटिस भी और पेरिकार्डाइटिस दोनों आपके पास कॉक्सैकी वायरस करवाते हैं, लेकिन मायोकार्डाइटिस के लिए कॉक्सैकी वायरस इज स्पेसिफिक, ठीक है। पीआर डिप्रेशन होती है, बिल्कुल पीआर डिप्रेशन होती है, ठीक है ना। और पीआर डिप्रेशन के अलावा क्या होती है, सैडल शेप्ड एसटी, जो एसटी है ना, जो एसटी सेगमेंट है वो सैडल शेप्ड होता है, ठीक है ना। और साथ में पीआर डिप्रेशन होती है। अच्छा, यहाँ तक किसी को कोई चीज़ ना समझ आई हो? चलो, फिर हमारे पास कार्डियक टेम्पोनार्ड का सिनेरियो आ जाता है। कार्डियक टेम्पोनार्ड में हमें पता है कि क्या मिलता है, हमें पल्सस पैराडॉक्सिस मिलता है, मफल्ड हार्ट साउंड्स मिलती हैं। 3 से 14 दिन के दरमियान में आपके पास कार्डियक टेम्पोनार्ड होता है, तो उसने MI 9 डे के अंदर बताया हुआ है, तो 9 डे के अंदर आपके पास कार्डियक टेम्पोनार्ड होगा। और कार्डियक टेम्पोनार्ड के अंदर हमें क्या मिलता है, बैकस्ट्राइड मिलता है। और बैकस्ट्राइड आप में से कोई चैट बॉक्स में भी बता दे कि बैकस्ट्राइड में क्या क्या होता है। फिर अगला पॉइंट है, मेल विद ट्रांसम्यूरल मायोकार्डियल इंफार्क्शन डाइट सडनली इन वॉशरूम आफ्टर 8 डेज। तो 8 दिनों में आपके पास सबसे मोस्ट लाइकली क्या कॉम्प्लिकेशन है, कार्डियक टेम्पोनार्ड है। कार्डियक टेम्पोनार्ड कब होता है, जब आपके पास पोस्टीरियर वॉल का रप्चर हो जाए, ठीक है। फिर आपके पास कुशिंग रिफ्लेक्स से कुशिंग ट्रायड आ जाता है। कुशिंग रिफ्लेक्स से कुशिंग ट्रायड का हमने क्या पढ़ा था कि ये एक फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होता है टू इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इसमें आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं, क्या क्या थी, ब्रेडिकार्डिया था साथ में और ऊपर एक सेकंड देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें थी। ब्रेडिकार्डिया था, इंक्रीज बीपी था और साथ में डिक्रीज एरेशन थी, ठीक है। ये इसमें आपके पास ट्रायड आ रहा था, बैकस्ट्रायड। और इसमें आपके पास डिक्रीज हार्ट रेट है। कुशिंग ट्रायड में आपके पास इंक्रीज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है, हाइपरटेंशन होती है, ब्रेडिकार्डिया होता है। इंक्रीज बीपी with decreased heart rate occurs in increase intracranial pressure. When intracranial pressure increases, the mechanism which tends to maintain cerebral blood flow is Cushing reflex, ठीक है। फिर अदर्स में आपके पास मिडिल एज मैन हैज अ मायोकार्डियल इंफार्क्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू डेवलप इन द नेक्स्ट 24 आवर्स टू 24 आवर्स के अंदर जो मेन कॉम्प्लिकेशन होती है वो वेंट्रिकुलर एरिथमियाज होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ लो एम्पलीट्यूड QRS। तो अगर पास कोई ओल्ड MI हुआ है ना, ओल्ड MI के अंदर आपके पास जो QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाता है। उसके अलावा कार्डियक ओपन में पेरिकार्डाइटिस दोनों के अंदर आपके पास लो amplitude QRS complexes होंगे। Which of the following cellular processes is most likely to occur in myocardium of a patient with myocardial infarction who has been treated with fibrinolytic agents? तो अगर आप पास एक पेशेंट है जिसे MI हुआ है और आपने फाइब्रिनोलिटिक एजेंट से ट्रीट किया है, फाइब्रिनोलिटिक एजेंट्स का क्या काम हो कि वो आपके पास जो बेसिकली क्लॉट्स बने हुए हैं ना उन्हें वो ब्रेक डाउन करता है। लेकिन उसका एक साइड इफेक्ट क्या हो सकता है कि साइड इफेक्ट के तौर पे वो आपके पास फ्री रेडिकल्स की फॉर्मेशन हो सकती है। इन मायोकार्डियल इंफार्क्शन टाइप ऑफ शॉक क्या होगा, MI है तो कार्डियोजेनिक शॉक होगा, ठीक है। गाइस मुझे एक सेकंड दो, मैं अपना लैपटॉप जरा चार्जिंग पे लगा दूं। नमाज ब्रेक लेनी है।
चलो नमाज ब्रेक अभी ले लें 5 मिनट के लिए। चलो अभी 5 मिनट की फिर नमाज ब्रेक ले लेते हैं, फिर आप जो है ना 5 मिनट्स बाद एग्जैक्टली ज्वाइन कर लेना। 7:20 पे जो है ना हम फिर दोबारा से कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? 7:20 पे हम कंटिन्यू करते हैं। चलो। वो मसला नहीं है, मसला ये है कि ना इस पे जो है ना मैं हाल इंटरनेट पे टैब्स को जो है ना वो चीज़ें दिखा सकता हूँ, और बाकी जो सा है ना टैब्स ये एज एन जो मैंने पिक्चर सेव की हुई है या पेंट पे कुछ बना के दिखाना हो, वो चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता। तो बड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था कि अब मैं किस तरह जो सा कुछ बना के दिखाऊँ। और सेकेंडली ये भी एक मसला था कि इसके अंदर ना यार वो सब, लेकिन इसमें ना ये मसला है कि आप एक तो जो आपने इंटरनेट पे हाली टैब्स खोले हुए हैं ना वो हाली आप से ना खोल सकते हो, और जैसे आपने कुछ पेंट पे पढ़ाना हो या ये वो आप नहीं कर सकते। और दूसरा ये मसला है कि हर बार जब मुझे अलग स्क्रीन शेयर करनी होगी ना, अलग टैब खोलना होगा, तो मुझे हर बार वो स्क्रीन शेयरिंग वाला ऑप्शन होता है वो दोबारा से करना होगा, और फिर वो अलग से चीज़ दिखानी होगी, और ना तुम लोग बोल सकते हो मुझे बताने के लिए कि कुछ आ रहा है नज़र या नहीं आ रहा।
अस्सलाम वालेकुम। सारे आ गए वापस? चलें, ये जो है ना मसले मसाइल, ये रिगार्डिंग ये जो यूट्यूब वाला है, ये तो हम यार बाद में अभी डिस्कस कर लेते हैं आफ्टर द क्लास के हाउ कैन वी इम्प्रूव ऑन इट। लेकिन अभी सारे वापस आ जाएं तो ये ना हम बाकी ये मसले जो से ना रिगार्डिंग हाउ वी कैन इम्प्रूव द सेशन, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी पढ़ाई से रिलेटेड कोई मसला है तो यार ये अभी पूछ लो, ठीक है ना? चलो, हम ना थे पॉइंट नंबर 54 पे, ठीक है। अब माइट्रल वाल्व स्टेनोसिस, वेयर कैन माइट्रल वाल्व बेस्ट बी हर्ड? तो जो आपके पास माइट्रल वाल्व होता है ना, ये आपके पास सबसे बेहतर कहाँ पे सुना जा सकता है? ये आपके पास एपेक्स ऑफ हार्ट पे सुना जा सकता है, ठीक है। जो माइट्रल वाल्व है वो सबसे बेहतर आपके पास एपेक्स ऑफ हार्ट पे सुना जा सकता है। फिर उसने ना ऑस्कल्टेशन के एज बताए हुए हैं कि आप कौन सा वाल्व कहाँ पे ऑस्कल्टेट कर सकते हो। जो आपके पास अयोटिक एरिया होता है ना, वो आपके पास कहाँ पे होता है? राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में, ठीक है। अयोटिक एरिया राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है। उसके ऑपोजिट ना आपके पास पल्मोनिक एरिया होता है, ठीक है। एट्रिया और जो एयोटिक वाल्व और पल्मोनिक वाल्व है वो आपस में ऑपोजिट साइड्स पे होते हैं ना। तो जो पल्मोनिक एरिया है वो आपको लेफ्ट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुना जा सकता है। फिर आपके पास ट्राइकस्पिड एरिया आ जाता है। जो आपके पास ट्राइकस्पिड एरिया है वो आपके पास लेफ्ट फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है। और जो मिट्रल वाल्व है वो आपके पास लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होगा, मिड क्लेविकुलर लाइन पे, जहाँ पे आपके पास एपेक्स बीट भी होती है, ठीक है। ये भी मैं देखता हूँ अगर दिखाया जा सकता है तो आई विल शो इट टू यू गाइस। ये देखें, ये आपके पास जो से है ना ऑस्कल्टेशन के एरियाज आ जाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि अयोटिक एरिया जौन सा है वो सेकंड राइट इंटरकॉस्टल स्पेस पे होता है। जो पल्मोनिक एरिया होगा वो सेकंड लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पे होगा। फिर आपके पास जो ट्राइकस्पिड एरिया है, ट्राइकस्पिड एरिया हमारे पास फोर्थ लेफ्ट इंटरकॉस्टल स्पेस पे होगा। और जो माइट्रल वाल्व है वो हमारे पास लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे होगा, या फिर मिड क्लेविकुलर लाइन एपेक्स बीट इसे हम कहते हैं, ठीक है, जो माइट्रल वाल्व होता है। फिर हमारे पास एक सेकेंड, फिर हमारे पास ना यार अगला पॉइंट, माइट्रल वाल्व मर्मर इज बेस्ट हर्ड एट। तो माइट्रल वाल्व का मर्मर लेफ्ट फिफ्थ इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुनाई देगा। मिड डायस्टोलिक मर्मर ऑफ माइट्रल स्टेनोसिस आपके पास एपेक्स ऑफ हार्ट पे होता है। अयोटिक स्टेनोसिस मर्मर आपको राइट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस पे सुनाई देगा। ऑल्सो रिमेंबर कि जो अयोटिक रीगर्जिटेशन का मर्मर होता है ना, ये इसने हाईलाइट भी किया हुआ है, ये आपने याद रखना है कि जो अयोटिक रीगर्जिटेशन का मर्मर होता है वो आपको लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे मिलता है, ठीक है। लोअर लेफ्ट स्टर्नल बॉर्डर पे आपको अयोटिक रीगर्ज का मर्मर मिलता है। मर्मर ऑफ अयोटिक वाल्व कैन बी बेस्ट ऑस्कल्टेटेड एट सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस राइट साइड ऑफ स्टर्नम, ठीक है। फिर आपके पास पल्सेस आ जाती हैं, पल्सेस की टाइप्स आ जाती हैं। जो कोलैप्सिंग पल्स होती है या वाटर हैमर पल्स होती है, ये आपको अयोटिक रीगर्ज के अंदर मिलती है, ठीक है। जब अयोटा खून अपना बाहर भेज रहा है अयोटा के अंदर राइट लेफ्ट वेंट्रिकल, और वो दोबारा से रीगर्जिटेट कर जाए, दोबारा से हार्ट के अंदर चला जाए, तो इस कंडीशन में आपको कोलैप्सिंग पल्स मिलती है, जिसे हम वाटर हैमर पल्स भी कहते हैं। फिर हमारे पास पल्सेस पैराडॉक्सिस आ जाता है। पल्सेस पैराडॉक्सिस हमने पढ़ा था कार्डियक टेम्पोनार्ड का फीचर था, साथ में सिवियर एस्थमा में भी हो सकता है। इसमें होता क्या है कि greater than 10 mmHg fall in systemic blood pressure during inspiration, faint और absent pulse on inspiration। फिर आपके पास दूसरा आ जाता है स्लो राइजिंग पल्सेस, ठीक है।
तो स्लो राइजिंग पल्सेस जो है ना वो आपको एयोर्टिक स्टेनोसिस में पाई जाएंगी। अब जो एयोर्टिक वाल्व है वो स्टेनोज हुआ हुआ है, ठीक है, ब्लड जो सा है ना हार्ट से बड़ी आहिस्ता आहिस्ता निकलेगा, और जब वो आहिस्ता आहिस्ता निकल रहा है तो इसका मतलब है कि तब आपके पास स्लो राइजिंग मरमर हो रहा है, यह स्लो राइजिंग पल्स हो रही है। फिर आपके पास कोलैप्सिंग पल्स या वाटर हैमल पल्स आ जाती है, ये आपको अयोटिक रीगर्ज में मिलता है, ठीक है, साथ में आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में मिलता है, और हाइपरकाइनेटिक कंडीशंस में, जिसमें आपके पास फौरन फौरन चीज़ें हो रही हैं, जैसे अनीमिया हो गया, थायरोटॉक्सिकोसिस हो गया, फीवर हो गया, एक्सरसाइज या प्रेगनेंसी होगी, जो कि आपके पास हाइपर एक्टिव स्टेट्स होती हैं ना, उसमें भी आपको कोलैप्सिंग पल्स मिलती है। फिर आपके पास पल्सेस ऑल्टरेंस आ जाता है। जो पल्सेस ऑल्टरेंस है ना, इसमें आपके पास एक स्ट्रॉन्ग बीट होती है, इट इज फॉलोड बाय अ वीक बीट, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बीट, वीक बीट, स्ट्रॉन्ग बीट, वीक बीट। तो इस तरह आपके पास जो आ रहा है ना वो पल्सेस ऑल्टरेंस आ रहा है, और ये आपको सुनाई देता है सिवियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर में, ठीक है। फिर आपके पास पल्सेस बाय बिस्फरेंस आ जाता है, ठीक है, जो पल्सेस बिस्फरेंस होता है ये आपके पास क्या होता है, बाय है ना, तो इसका मतलब है कि ट्वाइस बीटिंग पल्स होती है, ठीक है, एकदम से रैपिडली राइज करेगी और ट्वाइस बीट करेगी, तो ये आपको अयोटिक वाल्व डिजीज के अंदर मिलता है। और जो जर्की पल्स होती है वो आपको हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में मिलती है, ठीक है। अब जो हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है ना, इसने भी क्या करना है कि आपके जो वेंट्रिकल्स है ना उन्हें उनका ये जौन सा है ना, क्या नाम है, मास बढ़ा देगी। जब वेंट्रिकल्स बढ़ जाएंगे इसके अंदर या मास के अंदर, तो वो अयोटा को कंस्ट्रिक्ट करेंगे। जब अयोटा कंस्ट्रिक्ट होगी तो इस वजह से आपको फिर जर्की पल्स मिलेगी। पल्स डेफिसिट आपको किस में मिलता है, आपको एट्रियल फिब्रिलेशन के अंदर पल्स डेफिसिट मिलता है, जिसमें आपके पास कोई रेगुलर कंट्रैक्शंस हो ही नहीं रही होती है, बस मल्टीपल इरेगुलर कंट्रैक्शंस हो रही होती हैं, ठीक है। फिर हम एमसीक्यूज देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सीन इन एट्रियल फिब्रिलेशन, तो आपको क्या मिलेगा, पल्स डेफिसिट मिलेगा। अ पेशेंट विद स्ट्रॉन्ग एंड वीक बीट ऑफ पल्स अकर्स ऑल्टरनेटली इन कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है। तो एक स्ट्रॉन्ग पल्स आ रही है, फिर आपके पास वीक पल्स आ रही है, तो ये आपको कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर एक ही बात हो गई, तो आपको इसमें आपके पास पल्सेस ऑल्टरेंस आता है, ठीक है। अ पेशेंट विद हिस्ट्री ऑफ सडन डेथ इन फैमिली एंड जर्की पल्स, तो ये आपके पास हाइपरट्रॉफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी में सडन डेथ होती है, फैमिली हिस्ट्री होती है, यंग एज के अंदर डेथ ड्यू टू कार्डियक कॉज की सबसे कॉमन कॉज क्या है, हाइपरट्रोफिक ऑब्स्ट्रक्टिव कार्डियोमायोपैथी है, और इसमें आपको क्या मिलेगा, जर्की पल्स मिलेगी। अच्छा जी। फिर उसके पास आता है loud S1 opening step and mid diastolic rumbling murmur at apex are characteristic findings of mitral stenosis। ये आप लोगों ने निमोनिक पढ़ा होगा, ग्रुप पे काफ़ी बार शेयर हुआ है, तेरे मेरे आसपास टस मस आर पार, ठीक है ना। तो आपके पास जो सिस्टोलिक मर्मर्स आ जाते हैं, सिस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, डायस्टोलिक मर्मर्स होते हैं, और मशीन लाइक मर्मर्स होते हैं। अब जो आपके पास सिस्टोलिक मर्मर्स है ना, उसमें आपके पास सबसे पहले माइट्रल रीगर्ज आ जाता है। जो माइट्रल रीगर्ज है वो हमें कहाँ पे मिलता है, वेस्ट हर्ड एट एपेक्स ऑफ हार्ट, और ये रेडिएट करता है टुवर्ड्स द एक्सिला। फिर ट्राइकास्पिड रीगर्जिटेशन में ना आपके पास कहाँ पे सबसे बेहतर आपको सुनाई देता है, एट द ट्राइकास्पिड एरिया एंड रेडिएट्स अलोंग द स्टर्नल बॉर्डर। फिर आपके पास एयोटिक स्टेनोसिस आ जाता है। एयोटिक स्टेनोसिस में आपको क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो सिस्टोलिक इजेक्शन मर्मर मिलता है, और ये रेडिएट करता है टुवर्ड्स द कैरोटिड। फिर आपके पास पल्मोनरी स्टेनोसिस आ जाती है। पल्मोनरी स्टेनोसिस आपके पास सबसे बेहतर कहाँ पे सुनाई देती है, पल्मोनिक एरिया में। फिर आपके पास वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट और माइट्रल वाल्व कोलैप्स आ जाते हैं। दर ऑल टाइप्स ऑफ सिस्टोलिक मर्मर्स। डायस्टोलिक में हमारे पास माइट्रल स्टेनोसिस आ जाएगा, ट्राइकस्पिड स्टेनोसिस आ जाएगा, एयोटिक रीगर्ज आ जाएगा, पल्मोनिक रीगर्ज आ जाएगा, और जो मशीन लाइक मर्मर्स है ना वो आपको पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस में मिलेंगे। अब मर्म में आपके पास जो एयोटिक रीगर्जिटेशन होती है ना, एयोटिक रीगर्जिटेशन के अंदर आपके पास वाइड पल्स प्रेशर होता है, ठीक है, और यानी कि इसमें जो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक होगा ना उनका अच्छा खासा फर्क होगा। और फिर अर्ली डायस्टोलिक डिक्रिसेंडो मर्मर होता है, ठीक है।
अयोटिक स्टेनोसिस के अंदर आपके पास नैरो पल्स प्रेशर होती है, क्रिसेंडो डिक्रिसेंडो इजेक्शन सिस्टोलिक मरमर होता है। माइट्रल स्टेनोसिस के अंदर आपके पास मिड डायस्टोलिक मरमर होता है, साथ में ओपनिंग स्नैप मिलती है। माइट्रल रीगर्जिटेशन में आपके पास पैन सिस्टोलिक मरमर होता है, जो कि आपके पास एपेक्स पे सुनाई देता है। और जो माइट्रल वाल्व कोलैप्स है उसके अंदर आपके पास मिड सिस्टोलिक क्लिक आती है। आई एम अज्यूमिंग कि मरमर्स अभी तक आप लोगों को आते होंगे, राइट? तो इसलिए मैंने ये जल्दी जल्दी कर लिया है। फिर हमारे पास डायस्टोलिक मरमर एंड वीक रेडियल पल्सेस। जो डायस्टोलिक मरमर वीक रेडियल पल्सेस है ना, ये आपको एयोर्टिक रीगर्ज में मिलेंगी। वाइड पल्स प्रेशर भी आपको एयोर्टिक रीगर्ज में मिलता है। फिर आपके पास अगर पल्मोनरी एडिमा आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज, पल्मोनरी आर्टरी वेज प्रेशर इंक्रीज, बीपी 140 बाय 50, अर्ली डायस्टोलिक मरमर, फिर पल्मोनरी एडिमा, लेफ्ट वेंट्रिकुलर एजेक्शन, वो एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम इंक्रीज। वो डायग्नोसिस आपके पास क्या है? aortic regurg का ही है। A known case of left ventricular hypertrophy presented with significantly increased end diastolic volume, increased pulmonary wedge pressure, and increased aortic pressure. There was only diastolic murmur with BP 145 by 40. What is the likely diagnosis? तो आपके पास ये aortic regurg है। A patient having severe aortic regurg. What type of murmur is she having? तो आपके पास ये early diastolic murmur है। A patient with diastolic murmur with increased preload, आपके पास क्या है? aortic regurg है। The following is increase in aortic regurg, आपके पास end diastolic volume होता है। A patient with diastolic murmur with increased preload, diagnosis आपके पास aortic regurgitation है। Women with mitral valve stenosis at 28 weeks of gestation, her dyspnea worsens due to pulmonary hypertension. Myxoid degeneration is mostly associated with mitral valve collapse. A patient with mid-diastolic murmur, increased pulmonary capillary wedge pressure, pulmonary hypertension, left ventricular atrium hypertrophy. He could probably have right ventricular hypertrophy. A patient had mild diastolic murmur and left atrial hypertrophy leading to pulmonary hypertension. तो साथ में आपके पास राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी के भी फीचर्स आएंगे। अच्छा जी, उसके बाद 25-year-old फीमेल प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ ऑन एक्सर्शन, palpitations and atypical pain, BP was 130 by 90, pulse आपके पास 80 है, grade 2 systolic murmur was heard in the fourth intercostal space with normal ECG and chest X-ray. What is the diagnosis? तो अगर आपके पास chest X-ray और ECG आपके पास नॉर्मल आ रही है, अगर आपके ग्रेड 2 सिस्टोलिक मर्मर हो भी रहा है तो आपके पास नॉर्मल हार्ट होगा। पेशेंट विद मर्मर QRS कॉम्प्लेक्स प्लस 180 डेविएशन, तो 180 डिग्रीज अगर एक्सिस डेविएशन है तो आपके पास राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक है। फिर मोस्ट लाइकली इंडिकेशन ऑफ माइट्रल वाल्व रिप्लेसमेंट, आपके पास माइट्रल वाल्व कोलैप्स है। Loud S1 opening snap and mid-diastolic rumbling murmur are at apex are characteristic of mitral stenosis. Aortic insufficiency आपके पास किस में होती है? एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में। मशीनरी मर्मर आपके पास किस में होता है? पीडीए में होता है। अच्छा यार, इसमें से डॉक्टर सना मैं किस पार्ट को एक्सप्लेन करता हूँ, आपको स्पेसिफाई कर सकते हैं तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। और बाकी भी यार इसमें से अगर आपको किसी चीज़ की कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे अभी बता दो, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मोस्टली ये स्टूडेंट्स को आता है। जो चीज़ अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है जो समझ नहीं है तो वो मुझे बता दो, मैं समझा देता हूँ। वैसे मैं आपको इसमें से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि तब तक जब तक आप लोग अपनी क्यूरी टाइप करते हो। उसमें यार ये होता है कि आपके पास अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर हुआ हुआ है या कार्डियक फेलियर हुआ हुआ है ना, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर के अंदर आपके पास क्या होता है कि ब्लड की इनएबिलिटी, वो हार्ट की इनएबिलिटी होती है टू पंप ब्लड आउटवर्ड्स। ठीक है, जब आपके पास ब्लड बाहर की तरफ नहीं पंप हो रहा ड्यू टू XYZ रीज़न, तो फिर आपके पास क्या होगा? पीछे की तरफ लंग्स के अंदर ना ब्लड जमा होना शुरू हो जाएगा। जब लंग्स के अंदर आपके पास ब्लड जमा हो जाएगा तो लंग्स की कैपिलरीज में जो प्रेशर है वो ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से हम कहते हैं कि जो आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरटेंशन है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर है, उसकी वजह से आपके पास क्या होता है? पल्मोनरी हाइपरटेंशन होती है। जब आपके पास लंग्स के अंदर हाइपरटेंशन हो रही है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रही है, वहाँ से आपके पास ब्लड कहाँ जा रहा होता है? राइट वेंट्रिकल में जा रहा होता है। तो इस वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो आपके पास फेलियर है इज अ कॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर फेलियर है। ठीक है। अच्छा, मर्मर्स के निमोनिक थोड़े से डिफाइन कर दूं, मुझे फिर आप
एक सेकंड दें, मैं आपको मर्मर्स के निमोनिक्स जॉनसन मैं डिफाइन करके देता हूँ। जस्ट गिव मी अ सेकंड, क्योंकि ना यार मुझे ना अभी ये मर्मर्स के जो निमोनिक्स हैं वो मिल नहीं रहे। मैं आपको ना क्लास के बाद ये मर्मर्स के जो है ना वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं आपको ग्रुप पे ना वॉइस नोट भेज दूंगा, उसमें आपको जो है वो मर्मर्स के निमोनिक्स बता दूंगा। क्योंकि सुबह मैंने देखा था, सुबह शेयर तो हुए हुए थे, लेकिन ना मैं दोबारा से ग्रुप में ढूंढ के ना वो मैं शेयर कर दूंगा आप लोगों को, ठीक है? साथ में आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। अभी यार चलते हैं। अ 2-year-old चाइल्ड बॉर्न प्रीमेच्योर मोस्ट कॉमन कार्डियक डिफेक्ट। तो 2 साल का बच्चा है, प्रीमेच्योर पैदा हुआ है, तो उसमें सबसे कॉमन जो कार्डियक डिफेक्ट है वो आपके पास क्या होगा? आपके पास पीडीए होगा। अब साइनोटिक हार्ट डिजीजेज और एसाइनोटिक हार्ट डिजीजेज हमारे पास आ जाती हैं। जो साइनोटिक हार्ट डिजीजेज होते हैं उसमें क्या होता है कि आपके पास सांस लेने में मसला हो रहा होता है। साइनोटिक हार्ट डिजीज में आपके पास ट्रंकस आर्टेरियोसिस आ जाएगा, ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स आ जाएंगी, ट्राइकस्पिड एट्रेसिया आ जाएगा और साथ में टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट आ जाएगा। ये चार जौन सी है ना आपके पास साइनोटिक हार्ट डिजीजेस की टाइप्स हैं। ट्रंकस आर्टेरियोसिस में क्या होता है, आपके पास एक कॉमन ट्रंक बन जाता है। वैसे अयोटा और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती हैं वो अलग-अलग जगह होती है ना, लेकिन ट्रंकस आर्टेरियोसिस में एक कॉमन ट्रंक बन जाता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल क्या होता है आपके पास? ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स में आपके पास जो राइट साइड की वो जो आपके पास राइट साइड की वेसल्स होती हैं लेफ्ट पे चली जाती हैं, लेफ्ट वाली आपके पास राइट पे चली जाती हैं। ट्राइकस्पिड एट्रेसिया में क्या होगा कि ट्राइकस्पिड वाल्व भी सारा डेवलप हुआ हो। फिर आपके पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में क्या होता है, इसमें आपके पास चार चीज़ें हो रही होती हैं, वो आगे जाके हम पढ़ लेंगे। फिर आपके पास ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ आ जाती हैं। जो ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ होती हैं उसमें हमारे पास वीएसटी, एएसटी और पीडीए आ जाते हैं, ठीक है? 3 ए साइनोटिक हार्ट डिजीज़ हैं, जिसमें वीएसटी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, एएसटी एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट और पीडीए पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस आ जाता है, ठीक है? और जो मैच्योर्स होते हैं ना, प्रीमैच्योर्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमनली आपके पास पीडीए पाया जाता है। स्पेशली जो आपके हिल स्टेशन के वगैरह के ऊपर बच्चे पैदा होते हैं ना, जो हायर एल्टीट्यूड पे पैदा होते हैं, उनमें भी पीडीए चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस में होता क्या है कि फेलियर ऑफ क्लोजर ऑफ फीटल डक्टस आर्टेरियोसिस, ठीक है? तो डक्टस आर्टेरियोसिस जो सा होता है ना, एक नॉन रेम स्ट्रक्चर होता है जो कि आपके पास अयोटा को और पल्मोनरी आर्टरीज को ना कनेक्ट कर रहा होता है, ठीक है, फीटल लाइफ में। और ये आपके पास इमीडिएटली आफ्टर बर्थ है ये बंद हो जाता है। लेकिन अगर ये इमीडिएटली आफ्टर बर्थ बंद नहीं होता तो फिर आप इसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस कहते हो। यह एसोसिएटेड है विद मशीन लाइक मर्मर और पीडीए इज नॉर्मली इन यूट्रो एंड नॉर्मली क्लोजेज ओनली आफ्टर बर्थ, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो पीडीए है ये बर्थ के बाद क्लोज होता है, ये बार बार पेपर में ये पूछते हैं, ठीक है? फिर हमारे पास कोएक्टेशन ऑफ अयोटा आ जाती है। कोएक्टेशन ऑफ अयोटा में क्या होता है? नैरोइंग ऑफ अयोटा होती है, यूजुअली डिस्टल टू द ओरिजिन द सबक्लेवियन आर्टरी। तो जो कोएक्टेशन ऑफ अयोटा है उसमें अयोटा की नैरोइंग होती है सबक्लेवियन आर्टरी के ओरिजिन के बाद। हाइपरटेंशन इन अपर एक्सट्रीमिटीज एंड वीक डिलेड पल्स इन लोअर एक्सट्रीमिटीज, ठीक है? इसमें आपके पास कोएक्टेशन ऑफ अयोटा में अपर एक्सट्रीमिटीज में हाइपरटेंशन होगी, जबकि लोअर एक्सट्रीमिटीज में आपके पास डिलेड पल्सेस होंगी, क्योंकि सबक्लेवियन आर्टरी के ओरिजिन के बाद आपके पास कोएक्टेशन हो रही है या कंस्ट्रिक्शन हो रही है। द एज आपके पास कोलैटरल आर्टरीज जौन सी होती हैं वो एरोड करना हो जाता है, इसलिए आपके पास चेस्ट एक्सरे के भी आपको नॉस्ट अपीयरेंस मिलती है। फिर आपके पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट और ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज आ जाता है। ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज इज मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसिस एज बर्थ। तो जो आपके पास ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होती है ना, अगर एट बर्थ आपके पास साइनोसिस है ना तो उसमें ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट आर्टरीज होती हैं। जबकि जो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट है ना, ये आपके पास मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ अर्ली चाइल्डहुड साइनोसिस होता है।
बर्थ पर ये नहीं होता, ठीक है। बर्थ के ऊपर आपके पास टीजीए होता है जो कॉमन होता है। सबसे कॉमन अगर आप देखो तो आपके पास एसाइनोटिक डिजीज आ जाती हैं। एसाइनोटिक में भी सबसे कॉमन आपके पास वीएसटी होता है, फिर एएसटी होता है, फिर पीडीए होता है, फिर टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होती है। तो ये ऑर्डर होता है। अब टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट के अंदर आपके पास 4 चीज़ें होती हैं। कोई चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि 4 चीज़ें क्या होती है टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट में? अच्छा, पीडीए का आपके पास, ये मैं बताता हूँ पहले टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट करने, फिर मैं बताता हूँ। अच्छा, इसमें आपके पास ना हाँ बिल्कुल, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट्स होते हैं, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा होती है, पल्मोनरी स्टेनोसिस होता है और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। ठीक है, ये 4 चीज़ें होती हैं। वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ आयोटा, पल्मोनरी स्टेनोसिस और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ये 4 चीज़ें होती हैं। अच्छा, अच्छा, फिर ना, अच्छा हाँ, हम ये पढ़ रहे थे कि हाई एल्टीट्यूड का पीडीए के साथ क्या रिलेशन होता है। अब जो आपके पास फीटल लाइफ होती है ना, फीटल लाइफ के अंदर यार आपके पास जो ऑक्सीजन होती है ना, आपके पास लंग्स डेवलप नहीं हुए होते, ठीक है। तो लंग्स क्योंकि डेवलप नहीं हुए होते ना, तो आपके पास डायरेक्टली कौन सा होता है ना, लंग्स को बाईपास करने के लिए आपके पास अयोटा से ना डायरेक्टली आपके पास चली जाती है पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। जो आपके पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है ना, ऑक्सीजनेशन कैसे हो रही है? ऑक्सीजनेशन आपके पास जो अम्बिलिकल वेन्स है ना, वो आके ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रही है फीटस को। अब फीटस की जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, उसने लंग्स से बाईपास करना है, क्योंकि लंग्स अभी आपके डेवलप नहीं हुए हुए। तो अयोटा से डायरेक्टली जॉनसन है वो पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड चला जाता है, ठीक है, और लंग्स को बाईपास हो जाते हैं। अब जो हाई एल्टीट्यूड क्या होता है कि हाई एल्टीट्यूड में ना जो आपके पास ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो कम होती है, ठीक है। या ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है ना हाई एल्टीट्यूड्स के अंदर वो कम होती है। तो इस वजह से जो आपके पास पीडीए है ना वो बंद, जो ये आपके पास जो ये कनेक्शन है ना, ये आपके पास बंद नहीं होता, क्योंकि लंग्स के अंदर ऑलरेडी आपके पास ऑक्सीजन की कमी है, ठीक है। तो वो इस तरह कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहा होता है हायर एल्टीट्यूड्स में, ठीक है। तो इस वजह से पीडीए का आपके पास हाई एल्टीट्यूड के साथ एसोसिएशन होता है। फिर आपके पास आ जाता है बेबी डिलीवरी एट 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन, विच कंडीशन इज मोस्ट लाइकली टू बी इन बेबी। तो आपके पास वो पीडीए होगा, ठीक है ना। प्रीमेच्योर बेबी पैदा हुआ है तो प्रीमेच्योरली आपके पास पेटेंट डक्टल आर्टरियोसिस होता है। मोस्ट कॉमन प्रेजेंट अलोंग विद पीडीए, तो पीडीए इज एसोसिएटेड विद एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स, ठीक है। तो जो पीडीए है वो एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट्स के साथ एसोसिएटेड होता है। क्यों होता है, कोई बता सकते हैं? कोई बता सकते हैं कि जो पीडीए है वो एएसटी के साथ क्यों एसोसिएटेड होता है? देखो, क्योंकि इसमें जौन सा है ना आपके पास लंग्स के अंदर ना हमने खून वो ब्लड को पहुंचने से बचाना है, ठीक है, क्योंकि लंग्स में आपके पास ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही। तो इसमें आपके पास ना लेफ्ट टू राइट शंट डेवलप करने के लिए ना, ठीक है, यानी कि जो आपके पास लेफ्ट एट्रियम के अंदर ब्लड है वो डायरेक्टली आपके पास राइट साइड पे चला जाए, ठीक है। तो इसलिए आपके पास ये एएसटी के साथ एसोसिएटेड होता है, बिल्कुल। शंटिंग होती है, और शंटिंग कहाँ से होती है? लेफ्ट टू राइट शंट होता है इसमें, ठीक है, ताकि लंग्स को वो बाईपास कर दे, ठीक है, क्योंकि लेफ्ट से क्या नाम है, इसलिए आपके पास ना ये लेफ्ट टू राइट शंट होता है। फिर अगला पॉइंट आपके पास आ जाता है, एक सेकंड, अगला पॉइंट हमारे पास आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज। तो टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट जौन से वो आपके पास साइनोटिक है। बायकास्पिड अयोटिक वाल्व जौन सा होता है वो किसके साथ एसोसिएटेड होता है? तो वो आपके पास
कोऑक्टेशन ऑफ अयोटा के साथ बायकास्पिड अयोटिक वाल्व एसोसिएटेड होता है। फिर आपके पास आ जाता है 35 ईयर ओल्ड पेशेंट इज फाउंड टू हैव बायकास्पिड अयोटिक वाल्व, व्हाट अदर क्विंटल अनोमली एनकाउंटर विद दिस डिजीज। तो आपके पास बायकास्पिड अयोटिक वाल्व के साथ कोऑक्टेशन ऑफ अयोटा आती है। 10 ईयर ओल्ड बॉय हैड साइनोटिक स्पेल्स ऑन एक्सर्शन, ठीक है। साइनोटिक स्पेल्स वर मेंशन्ड एज ऑन एंड ऑफ ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड नेल्स। तो आपके पास क्या डायग्नोसिस होता है? टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का। और ये जो साइनोटिक स्पेल्स होते हैं इन्हें हम टेट स्पेल्स कहते हैं, जो कि टॉफ में होते हैं, ठीक है। और इसमें फिर जॉनसन बच्चे का आप स्क्वाटिंग पोजीशन में बिठा देते हो, जिससे आपके पास ये जो साइनोसिस है ये बेहतर हो जाता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है प्रेग्नेंट लेडी लिविंग एट हिल स्टेशन प्रेजेंटेड टर्म विद लेबर पेन, अल्ट्रासाउंड रिवील्ड नॉर्मल फीटस विद नो abnormality विच नॉर्मली कैन बी स्टिल बी प्रेजेंट। आपके पास वो पीडीए होगा, क्योंकि पीडीए जौन सा होता है वो पोस्ट टर्म भी प्रेजेंट कर सकता है। और उसने जो है आफ्टर बर्थ बंद होना है, जो आपके पास ये डक्टस आर्टेरियोसिस होता है ना, ये बर्थ के बाद बंद होता है, तो इसलिए ये बर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो सकता है। लॉन्ग सिनेरियो ऑफ इन्फेंट हैविंग साइनोसिस आफ्टर क्राइंग along with VST pulmonary stenosis। तो आपके पास ये टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट का केस है। द वीनस PO2 will close to 70 mmHg in which condition। तो आपके पास ये लेफ्ट टू राइट शंट होगा। इन फीटल लाइफ शंटिंग ऑफ ब्लड बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड aorta occurs through patent ductus arteriosus। The drug of choice in PDM क्लोजर इज एंडोमेथासिन, ठीक है। एंडोमेथासिन जौन सा है ना, वो आप क्लोजर के लिए यूज़ कर सकते हो। मुझे बता सकता है कि मुझे कोई बता सकता है कि जो आपके पास होता है एंडोमेथासिन या फिर आप आईवी ब्रूफेन जौन सा है ना, ये आप बंद करने के लिए देते हो, आप एनसेड्स देते हो टू क्लोज इट। आप अगर किसी कंडीशन के अंदर हमने पीडीए को खुला रखना हो तो फिर हम क्या देंगे, कोई बता सकता है? जो आपने खुले रखने के लिए देना होता है, बिल्कुल। PGE2 प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जौन सा है ना, वो आप देते हो खुले रखने के लिए। प्री डक्टल एंड पोस्ट डक्टल का बता दें, बिल्कुल प्रोस्टाग्लैंडिन देते हैं। डॉक्टर आमना प्री डक्टल और पोस्ट डक्टल का क्या बता दूं? ये जो पेटेंट डक्टर्स आर्टरियोसिस होता है, प्री डक्टल या पोस्ट डक्टल का क्या मतलब हुआ, समझ नहीं आया। चलें, ये जब आगे डिस्कशन होगी ना तब आप मुझे वॉइस मैसेज के थ्रू बता देना। ये तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस होता है ना, प्री डक्टल या पोस्ट डक्टल तो इसमें नहीं होता। खैर चलें, अगला हम पॉइंट करते हैं कि व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ जेनेटल साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो आपके पास कंजेनिटली साइनोटिक हार्ट डिजीज़ का सबसे कॉमन कॉज क्या होता है? आपके पास टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट होती है। और अगर वो आ जाए कि एट बर्थ आपके पास सबसे कॉमन साइनोटिक हार्ट डिजीज़ कौन सी होती है, तो वो आपके पास कौन सी होगी? वो आपके पास होगी ये, क्या नाम है, टीजीए होती है, ठीक है। टीजीए जौन से है ना आपके पास एट बर्थ होती है। फिर आपके पास आ जाती है मोस्ट कॉमन लार्ज वेसल अनोमली। तो लार्ज वेसल की सबसे कॉमन अनोमली पीडीए होती है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल कार्डियक अनोमली आपके पास वीएसडी होती है। मोस्ट कॉमन कंजेनिटल हार्ट के पास अनोमली क्या होगी? वीएसडी होगी। मोस्ट कॉमन हार्ट कंडीशन एसोसिएटेड विद प्री मैच्योर बेबीज आपके पास पीडीए के साथ होता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाता है, एक सेकंड गैस मुझे देखने दो रहता कितना है।
हाँ, अभी तो बहुत रहता है। अच्छा, यार मुझे ये बताओ कि डॉक्टर फ़रा की क्लास के बाद आप लोग अवेलेबल होगे या उसके बाद फिर फर्दर क्लासेस होती हैं? हाँ, मुझे भी यही लग रहा है कि आज ना मुश्किल है। तो आप मुझे ये बताओ कि जौन-सा है अभी डॉक्टर फ़रा के बाद आपके कोई लेक्चर्स होते हैं? चलो, अब ना इस तरह करते हैं कि यार मैं यहाँ से ना लिंक ख़त्म कर रहा हूँ, ठीक है? मैं ना आपको गूगल मीट का जौन-सा है ना वो लिंक शेयर करता हूँ, तो उसमें जो बाकी की चीज़ें हैं ना जो अभी नहीं समझ आई, वो डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर फ़रा की क्लास एक बार ख़त्म हो जाए तो वी विल कंटिन्यू विद टुडेज़ लेक्चर, सही है? तो अभी मैं वो गूगल मीट का लिंक शेयर कर रहा हूँ, तो काइंडली आप सारे ना उस पे आ जाओ, ठीक है? हाँ, मैं भी यही सोच रहा हूँ, लेकिन अभी आप